चलो जी भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने अभी आई थिंक थोड़ा सा लास्ट आपसे डिस्कस किया था कि ना आप एक छोटा सा ना अपना शेड्यूल बनाओ भाई अपने अकॉर्डिंग, है ना। अपने पर डे की प्लानिंग्स बनाओ कि हाँ भाई मेरा ये सेक्शन थोड़ा सा मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, या इस सेक्शन में मेरी ज्यादा कमांड है। मैं बस सिर्फ क्वांट सेक्शन की नहीं कर रहा या उसके सब सेक्शंस की नहीं कर रहा, और ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि भाई मान लो एलआर या क्वांट में आप ठीक हो भाई, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट एक आपको छोटी सी कंटिन्यूटी चाहिए, है ना भाई। एप्टीट्यूड है, डेली प्रैक्टिस तो आपको चाहिए चाहिए होगी। या मान लीजिए आपकी भाई इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है, तो आप उस हिसाब से ना आप उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, है ना। मैं कोई ऐसी अलग चीज नहीं बता रहा, बल्कि बिल्कुल एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, जो सेक्शन में अगर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको उसमें ज्यादा समय चाहिए होगा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, है ना। बाकी जिस सेक्शंस में आपकी आपका कनेक्टिविटी है, ऑलरेडी है, आपने मेहनत की हुई है, तो उसमें आपका सिर्फ एक कनेक्शंस के लिए छोटे छोटे सेशन 30 से 35 मिनट आपको डेली चाहिए, ठीक है ना। चलो तो आप बेहतर जानते हो मेरे भाई कि आपको किस सेक्शन में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ आप बेहतर है ना, आप कोई एक्सटर्नल सोर्स आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन के बारे में मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आज हम लोगों ने प्लान किया भाई टॉप 500 जो हमारी सीरीज चल रही है एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, उसका सेशन नंबर 9 आज हम लोग करेंगे। आज हमारा जो स्पेशल सेशन है वो आपका भाई अर्थमेटिक डीआई एंड केसलेट का स्पेशल आप बोल सकते हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज यूजुअल कंट्रोल्ड सेट रखा गया है ना। बहुत ज्यादा ऐसे उन सेट पे हम लोग वैसे भी फोकस नहीं करते जो लेंदी भी होंगे और डिफिकल्ट भी होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम लिमिट में हम लोग उसको सेट को कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम प्रेशर वाला फैक्टर भी अगर आप इंक्लूड कर देते हो, तो ये सारे के सारे सेट ऐसे हैं कि आप, है ना, उन सेट सारे सेट से फाइट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी किसी टॉपिक के लेके आपकी टॉपिक की स्ट्रेंथ क्या है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेंसुरेशन की बात, है ना भाई, ठीक है, आपको अगर मेंसुरेशन ये है कि हाँ भाई आपको फॉर्मुलेशन ही अगर नहीं है, तो उसमें फॉर्मूला ड्रिवन पूरा टॉपिक है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक। चलिए तो एक बार सेट के बारे में बता देता हूँ आज आपके, है ना, कि कम से कम हम इतने सेट्स तो हम लोग आज करेंगे, ठीक है। पहला, है ना, देखो उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस है जिनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स होते हैं लाइक मिक्सचर्स, है ना। सेकंड हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर एक है आपका टाइम एंड वर्क का, बोट एंड स्ट्रीम का, या बोल सकते हो रिलेटिव स्पीड का, या टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना। कंपैटिबल टू दीज थ्री सेट्स, इस वाले सेट में मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ा एज कंपेटेबल, ठीक। तो आप बोल सकते हो कि ये सेट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट लाइक दिस कि आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा, मुझे थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करने में, है ना, थोड़ा सा ज्यादा फ्रेमिंग करनी पड़ी, थोड़ा सा ज्यादा कनेक्शंस करने पड़े, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी का। अगर इन पांचों सेट की आप बात करें तो सबसे ज्यादा दो जिसमें कम काम करना है, या बोल सकते हो आपकी थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट वाला सेट है, वो आपका प्रोबेबिलिटी का दिया, ठीक है। पिक्चर क्लियर है। कम से कम देखो ये 5 सेट तो करेंगे, उसके बाद, है ना, तो अगर वीडियो टाइमिंग से हमारी रिकॉर्ड हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, अगर हुआ तो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि भाई एक आपका आपका पाइपिंग सिस्टम का सेट है, एक आपका मेंसुरेशन का सेट है, और एक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेट है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ओवरऑल आप देखो कि आपके 8 सेट हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट हाँ पहली प्रायोरिटी पे 5 रखेंगे। अगर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हुआ तो इन 3 सेट को स्किप करके आपका नेक्स्ट सेशन में मैं आपके अपलोड कर, क्लियर है पिक्चर, ठीक है जी। तो एज यूजुअल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपकी कि जो भी वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो हमेशा से, है ना, कि आप जब पूरा सॉल्व कर लो, है ना, उसके बाद अगर आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद अगर आपको आंसर्स चेक करने हैं, या कोई भी अगर आपके गैप्स है कुछ भी, मान लीजिए करते करते आप कोई पॉइंट आप स्किप कर गए हो, या जो आपको लीस्ट रिवाइज है, कनेक्ट नहीं हुआ उस टाइम पे, तब जाके आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, क्लियर है पिक्चर। तो कहने का मतलब है भाई सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो, एप्टीट्यूड है भाई, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं निकल, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ। देखो हमने ₹99 का प्लान किया हुआ है, इट्स एन ओपन यूट्यूब बैच, जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं यूट्यूब के लिए, ठीक है। वो स्टूडेंट अगर जिनको लगता है कि भाई आपकी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, इस इन सेशंस के माध्यम से भाई आपकी क्वांट के टॉपिक्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ना। ओवरऑल कहने का मतलब है अगर आपको मेरे प्रयासों से, इन वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है भाई क्वांट में, है ना, तो आप ये ₹99 का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो भाई आप इस क्यूआर कोड से कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाली यूपीआई आईडी आप इससे आपका पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। अब टेलीग्राम भाई बैन जो था वो हट गया है ना, तो इसलिए आपका शायद 16-17 तारीख से आपका मेरे कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो चैनल का नाम भी भाई क्यूएपी क्वांट बाय अरुण पांचाल टेलीग्राम चैनल है, और एक आपका टेलीग्राम ग्रुप।
भाई ग्रुप में आपका ये फायदा होता है कि इसमें क्या है, कोई भी अगर आपके पास डाउट है क्वांट से रिलेटेड, एलआर से रिलेटेड, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, कैट से, नॉन कैट, एमबीए, कोई भी अगर एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको इन 2 एग्जाम से या 2 सेक्शन से अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप ग्रुप में पोस्ट करके एनी टाइम पूछ सकते हो। बट चैनल में क्या है कि मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मैं मैसेज कर सकता हूँ, कोई भी अगर पोल हुआ है, कोई भी सजेशन हुआ, यस और नो करना हुआ तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिंक आपके कमेंट में दिए होंगे, एक बार मैं आपको बता भी दूंगा। चाहो तो मेरे भाई, चाहो क्या, अब ना आप देखो अब बैन लगा है टेलीग्राम पे, तो अब आगे का सिचुएशन अपने को पता नहीं, हो सकता है आगे शायद कुछ और इसमें ऊपर नीचे हो, तो फॉर द जस्ट फॉर द सेफर साइड अब आप व्हाट्सएप चैनल भी आप इस है ना इस वाले जो क्यूआर कोड से आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि फर्दर बाई चांस अगर कुछ ऐसा टेलीग्राम पे होता है तो आपके मेरे बीच में है ना एक कम्युनिकेशन आपका ब्रिज बना है। ठीक है, हर वीडियो के नीचे पीडीएफ के लिए बात, पीडीएफ के लिए सिर्फ ग्रुप ज्वाइन मत करना भाई, पीडीएफ तो मैं आपका टेलीग्राम लिंक पे उस पे दे देता हूँ, आपका जो कमेंट होते हैं वीडियो के नीचे। हर वीडियो के नीचे हमेशा 3 कमेंट होते हैं। पहला जो कमेंट रहेगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका पीडीएफ का होता है ना। पीडीएफ आपको भाई इसलिए दी जाती है ताकि आप वीडियो ओपन ना करें, पहले आप क्वेश्चंस खुद से सोल्व। सेकंड जो हमारा कमेंट रहता है भाई वो आपका टेलीग्राम्स का रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, चाहो तो आप इस वाले क्यूआर कोड से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम लिंक आई मीन चैनल या ग्रुप, और चाहो तो आपके पास सेकंड वाले में ग्रुप भी होता है और आपके पास चैनल का भी, दोनों का लिंक है, और व्हाट्सएप का लिंक भी आपके पास अब मिलेगा। ठीक है, थर्ड है, मान लीजिए भाई अगर ये वीडियो आप स्किप कर करके देख रहे हो तो यूपीआई आईडी, मान लीजिए ये वाली जानकारी यूपीएस 99 की आप तक नहीं पहुंची है, तो आप एक बार क्या करना है, थर्ड कमेंट आप देख लो, हर वीडियो के नीचे 3 कमेंट आपके पास होते हैं, तो इसे आप भैया कॉपी पेस्ट करो, एक बार मोबाइल में डाल के देख लेना है ना, या डाल लेना जैसा भी हो, तो तब आपके पास ₹99 का पेमेंट आप अगर करना चाहो तो आप ₹99 का पेमेंट कर सकते। क्लियर है, पिक्चर क्लियर? ठीक है, चलिए चलो जी, तो बस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद अ वेरी मॉडरेट एंड ब्यूटीफुल डुएबल सेट ऑन मिक्सचर्स। ठीक है, अब आप देखो अगर आपके ना थोड़े से रेशियोज, इफ यू आर गुड एट रेशियोज और आपको पता है कि भाई थोड़ा सा मिक्सचर्स में रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट्स कैसे की जाती है, अगर थोड़ा भी बेसिक आइडिया अगर आपको है तो आप इस सेट को अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखो मैं हर सेट को देखो ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा भी टॉपिक अगर आपका पढ़ा है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई यहाँ एक मिक्सचर होता है, उसमें से मैंने कुछ रिमूव किया तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होता है ना, तो क्या होगा, उसको भी ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाए। रीजन क्या है, क्योंकि भाई मैं समझाता इस तरीके से हो आपको चीजें क्लैरिफाई हो जाए, है ना। तो बस अगर आपका थोड़ा सा बहुत भी अगर आइडिया है तो आप यहाँ कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से ना बिल्ड हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा और अच्छा कंफर्टेबल रहता है कि हाँ भाई जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो यहाँ से आप क्या है थोड़े से कनेक्शंस को आप और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखो सेट में क्या दिया हुआ है। द अरुण पांचाल ऑर्डर्ड अ ड्रिंक ऑफ ZML containing mixtures of liquid P and Q in which the concentration of liquid Q was 12.5। भाई सिंपल है, एक मिक्सचर है जैसे मिल्क एंड वाटर होता है, इसमें पी एंड क्यू दे दिया। ZML का मिक्सचर है जिसमें पी एंड क्यू का रेशो आपको मिल गया। भाई क्यू तो मुझे पता चल गया ना भाई, 100% में से 12.5 है, 12.5 का मतलब कितना होगा, 1। टोटल मिक्सचर अगर 8 है, क्यू मेरे पास 1 यूनिट है, तो पी और क्यू का रेशो आ गया 7:1। क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? ठीक है, अब सिनेरियो क्या है, आफ्टर ईच सिप द पर्सन एडेड द स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू to the remaining drink before taking the next sip. In each sip, the amount of liquid Q consumed is less than that. देखो बहुत सिंपल सा सिनेरियो, यहाँ पे इसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है कि भाई वो सिप ले, तो एक मिक्सचर है ना, मान लो ये ZML का मिक्सचर है, 7 और 1 के रेशियो में दिया हुआ है। इस टेबल में मेरे को क्या पता चल रहा है, भाई मैंने इसमें से पहली सिप ली, पहली सिप लेने का क्या मतलब है, मिक्सचर रिमूव हुआ। जैसे पहला अगर स्टेप देखोगे, पहली सिप ली इसने 80 ml का, पहली सिप लिया 80 ml इसने, यानी मिक्सचर रिमूव हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें से कुछ लिक्विड पी ऐड किया, फिर कुछ मैंने लिक्विड क्यू ऐड किया, इसमें मैंने लिक्विड क्यू ऐड किया आपका 0, है ना, ये हो गया पहली सिप पीस ने। उसके बाद ये कुछ अमाउंट ऐड किया, तब आपके पास जो फाइनल ड्रिंक जो बची थी वो 360 ml की। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड शिप में होगा, फिर आप 360 ml है, आप इसमें से कुछ YML ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, कोई भी अमाउंट है, आपने सिप लिया, फिर उसके बाद आप कुछ लिक्विड पी ऐड करोगे, कुछ क्यू ऐड करोगे, फिर जाके आपके पास जो फाइनल अमाउंट बचेगा। फिर ऐसे ही आप थर्ड सिप पे आओगे, कुछ पी ऐड किया, कुछ क्यू ऐड किया, तो ये सारा सिनेरियो फर्दर रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का आपका। ठीक है, अब देखो इतना तो मुझे पिक्चर क्लियर है कि भाई जो भी मेरे पास रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट्स के कुछ मुझे नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ मेरे को वेरिएबल्स पे काम। ठीक है ना भाई, इनिशियल मुझे एक क्वांटिटी ये पता है, इनिशियल इंफॉर्मेशन की ZML का मिक्सचर है, 7 और 1 की रेशो में मेरे पास लिक्विड पी एंड लिक्विड क्यू रहा है। ठीक है ना,
अब आप देखो कि पहले स्टेप में आपने कितना आपने सिप लिया होगा, दूसरे स्टेप में कितना लिया होगा, तीसरे स्टेप में कितना लिया होगा। तो ये आपको वेरिएबल्स पे आपको ये काम करना है, जिसे y दिया हुआ है m, ठीक है ना। क्लियर है पिक्चर, क्लियर। नेक्स्ट ये क्या दिया हुआ, नोट जस्ट बिफोर टेकिंग द थर्ड सिप, है ना, जस्ट बिफोर टेकिंग द थर्ड सिप। देखो जस्ट बिफोर टेकिंग द थर्ड सिप का क्या मतलब, सेकंड सिप ली उसने, ऐड किया, उसके बाद ये फाइनल मिक्सचर आया, अब थर्ड सिप लेने वाला है। इसका मतलब क्या है, सेकंड सिप के फाइनल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। जस्ट बिफोर टेकिंग द थर्ड सिप का मतलब क्या है कि सेकंड सिप के फाइनल की। जस्ट बिफोर टेकिंग द सेकंड सिप का मतलब क्या है, फर्स्ट सिप के फाइनल। The quantity of liquid P and Q in the drink were in the ratio 4:1 respectively. Fantastic. एक रेशियो इसने मुझे दिया है, क्या दिया हुआ है, जस्ट बिफोर टेकिंग द थर्ड सिप, मतलब इस फाइनल में जो P and Q का रेशियो रहेगा वो आपके पास 4:1 का रहेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं इन वेरिएबल्स तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, बट अपना मेरे को पिक्चर क्लियर है कि जरूर कि हाँ भाई मेरा जो टास्क है, इनिशियल मिक्सचर कितना था, कितने ml का है, सेकंड सिप में क्या क्वांटिटी ली, फर्स्ट में कितना लाया, कितना मिल्क लिया होगा, कितना वाटर या कितना लिक्विड पी एंड कितना लिक्विड। क्लियर है। अब आप आइए फर्स्ट सिप पे वाला सिनेरियो। भाई मेरे पास इनिशियल था, मुझे नहीं पता, ZML था, 7 और 1 का रेशो था ना, है ना, जो भी था 7 और 1 का रेशो था, है ना भाई। ZML है ये मिक्सचर, ठीक। आपने इसमें से 80 ml का सिप ले लिया भाई, सिंपल सी चीज, ठीक है। 80 ml रिमूव कर दिया, फिर कितना लिक्विड पी ऐड किया, 40, वाटर आई मीन लिक्विड क्यू आप 0 ऐड करो, तब जाके फाइनल आप 360 तक पहुंच गए। तो इनिशियल तो मेरे पास निकल गया ना भाई। 0 इसलिए लिखा था कि पता चले कि यहाँ पर 0 आया क्या, लिक्विड क्यू भी ऐड किया है, वो इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज z minus 40 equal to 360, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 360 प्लस 40, यानी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 400 ml के। फंटास्टिक, पहला टास्क कंप्लीट हुआ। क्या कि अरुण ने जो ड्रिंक ऑर्डर की थी वो आपकी 400 ml की ड्रिंक, क्लियर है। अब आप ये देखो कि इस 360 ml में मिल्क एंड वाटर का रेशियो या लिक्विड पी एंड क्यू का रेशियो कितना रहा होगा, या कितनी क्वांटिटी पी की रही होगी, कितनी क्वांटिटी क्यू की रही होगी। आप देखना जैसे 400 ml समझना, है ना, आपने कितना रिमूव किया था, 80 ml रिमूव किया, क्या मेरे पास रेशियो चेंज होगा, मेरे पास तो रेशियो चेंज नहीं होगा। पर इनिशियल रेशियो 7 और 8 था, तो यहाँ पर भी जो 7 और 1 था, यहाँ पर भी जो रेशियो रहने वाला है वो तो 7:1 रहने वाला है ना, यानी 320 ml में भी जो मेरे पास रेशियो रहेगा, इट विल बी इन 7:1। क्लियर है पिक्चर, सिंपल सी बात है, मिक्सचर है, कुछ भी आप रिमूव करो आपका रेशियो चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज हो जाता। तो आप देखो ये 8 यूनिट, ये वाली 8 यूनिट, समझ रहे हो, ये वाली 8 यूनिट आई 320 के इक्वल, एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 40 की। फंटास्टिक। इसका मतलब क्या होगा कि ये 280 ml तो मेरे पास लिक्विड पी था, और लिक्विड क्यू कितना था, 40 ml, ठीक है। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि फाइनल में कितना मिल्क एंड कितना लिक्विड पी, लिक्विड बार बार मिल्क वाटर याद आ रहा है, लिक्विड पी एंड लिक्विड क्यू कितना कितना रहा। तो ये तो था 80 ml, निकालने के बाद 7 और 1 की 7 और 1 की रेशो में आपको डिवाइड कर देना था 320। अब आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड क्यू एंटर किया, है ना, तो दिस इज व्हाट 280 में अगर आप 80 ऐड और कर दोगे तो 280 नहीं आएगा, ये 4 7 28, हाँ ठीक तो है। नहीं यार मैंने क्या गड़बड़ की है क्या, 4 का 7 टाइम्स 8 है, 8 और 16 360, हाँ ठीक तो है। नहीं यार एक सेकंड रुकना, ये कितना है आपका, एक मिनट रुक, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। 7 और 1 का रेशो था ना मेरे पास, 7 और 1 का रेशो था जिसमें 320 था, मैंने 40 ऐड किया नॉट 80, मैं इसलिए कहूँ कि वापस 400 कैसे हो, है ना, दैट वाज माय मिस्टेक, है ना। क्लियर है, वो तो थोड़ा सा फंबल है कि 80 नहीं मैंने 40 ऐड, ठीक है। देखो दोबारा समझ लो भाई, 280 एंड 40 तक तो मैं पहुंच गया था, है ना, 280 एंड 40 था, ये 320। अब मैंने क्या किया, मुझे लगा 80 नहीं 40 ऐड किया, मैं तभी कहूँ, ठीक है। इसमें आप 40 ऐड करो, फाइनली मेरे पास 320 आया लिक्विड पी, एंड लिक्विड क्यू जो मेरे पास आया उसमें मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया, दिस इज इक्वल टू। क्लियर होती है पिक्चर। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखो, ये 320 ml 380 में से 320 तो मेरे पास पी है, और बाकी जो 40 है वो मेरे पास लिक्विड क्यू दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर रेशो देखोगे तो 8 और 1 का रेशो आपको मिल जाए। क्लियर हुई स्टेप 1 की कहानी या स्टेप 1 की कहानी। अब आप आ रहे हो सेकंड स्टेप पे, बट सेकंड स्टेप कितने ml की है वो मुझे नहीं पता। मैंने लिक्विड पी कितना ऐड किया 80, लिक्विड क्यू कितना ऐड किया 40, फाइनल जो रेशियो आया है वो इसने रेशियो दिया भाई, अमाउंट नहीं दिया, तो रेशियो से भी मेरे पास काम चल जाएगा ना, है ना। अब आप आओ सेकंड स्टेप पे कैसे डील करें।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज सेकेंड्स, ठीक है। तो रेशो कितना था अपने पास भाई, 8 और 1 का रेशो था इनिशियल, दैट वाज 360 ml, ठीक है। अब आप देखो 8 और 1 का रेशियो आपने y ml किसी भी मिक्सचर में से निकाल दिया भाई, क्या आपके पास रेशियो चेंज होगा? नहीं, रेशियो चेंज नहीं होगा ना, वही का वही रहेगा 8:2। अब कितना कितना आप ऐड कर रहे हो, 80 तो लिक्विड पी, 40 लिक्विड, ऐड करा दो, फाइनल रेशियो 4 और 1, सिंपल सी चीज भाई। इसे मान लो है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से भी अगर आप करो, लेट इट बी 8A, ये 80 ए हो गया। लिक्विड पी 80 ml ऐड किया है ना, और लिक्विड क्यू मैंने ऐड किया था आपका 40 ml, तब जाके मेरे पास रेशियो 4:1। क्लियर है ये वाला स्टेप? दोबारा देख लो, 80 ये था, 40 ये था, फाइनल इसने दिया हुआ है नोट्स में 4:1। तो 8A plus 80 इक्वल टू 4A plus 160। इसको इधर शिफ्ट किया मेरे भाई, 4A आ गया 80 के बराबर, A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 20 के बराबर। फंटास्टिक। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो रेशियो यहाँ पर रहा होगा 8 और 1 का ही रहा होगा, यानी 180 तो मेरे पास पी रहा होगा और 20 मेरे पास कितना रहा होगा, लिक्विड क्यू रहा होगा। टोटल 180 आ। इनिशियल कितना था, सेकंड शिप जब हम वो लेने वाला था उससे पहले मेरे पास अमाउंट कितना था, 360 ml। फंटास्टिक, बचा 180 भाई। तो कितना ml उसने सेकंड शिप लिया होगा, 180 ml। क्लियर होती है कहानी? तो अब आप क्या करोगे, ये 180 ml मेरे पास y की वैल्यू निकल कर आ गई, दिस इज 180। क्लियर है पिक्चर? ठीक है, तो सेकंड का भी मेरे पास सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, है ना। अब आप फाइनल पे आओ, क्या हम m की वैल्यू निकाल लेंगे भाई? m की वैल्यू तो बिल्कुल निकाल लेंगे। अब आप देखो, मुझे ये पता है कि जब मैंने ये निकाला था है ना YML 180, तो उसमें से 160 मेरे पास P था और Q मेरे को कितना दिया, और 20। कितना कितना आप ऐड कर रहे हो, आप एंटर करा दो भाई। 80 P और 40, 80 आपने ऐड किया तो 240, तो ये आ गया भाई, है ना, और 40 आपने ऐड किया तो 60। फाइनली M की वैल्यू कितनी आ गई, 300 ml। रेशियो इसने दिया हुआ है 6 का 4 नहीं 4:1, तो वैसे भी इसने दिया हुआ है, तभी तो हम लोग इस वाले स्टेप पर पहुंच पाए। क्लियर हुआ? तो अब m की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर ना एक्चुअली वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है अपने को। m की जो वैल्यू है वो 300 ml थी, z आया था भाई मेरे पास 400, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। क्लियर है? अब आप आओ थर्ड शिप। अब देखो थर्ड शिप पे शायद हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, है ना। क्यों भाई? मुझे ये पता है, मुझे ये नहीं पता, इन दोनों का सिर्फ रेशियो पता है। एक्चुअल फाइनल मुझे ये रेशियो दे देता या कुछ एक्चुअल वैल्यू दे देता तो शायद हम लोग निकाल पाते, ठीक है। बट इतना एनालिसिस मत करो, सिंपल से एक बार करके देख लो, समझना है ना अपने को। ये आ गई भाई मेरे पास थर्ड शिप। थर्ड शिप में इनिशियल जो था लेने से पहले शिप को कितना था, 300 ml था, समझना आप, है ना। 4 और 1 का रेशियो था, 120 ml चला गया ना मेरे भाई, तो रेशियो तो मेरे पास 4:1 ही रहने वाला है। 180 में भी 300 में से 120 चला गया, 180। इस 180 में भी पी एंड क्यू का जो रेशियो है 4:1 ही तो रहेगा। इसका मतलब क्या है, 180 का 80% आप निकाल दो, जैसे मर्जी कर लो, 4/5, 18 अट्ठे कितना हो गया भाई, 144 और 36 ml। क्लियर है? अब इसमें आपने कितना ऐड किया है, ये रेशियो तो मुझे पता है, n और 4n, ठीक है। तो फाइनली क्या रहा, 144 में प्लस n आपने ऐड किया, 360 प्लस 4n आपने ऐड किया, तो क्या आएगा इन दोनों का, क्या या तो सम मुझे टोटल दे देता, कुछ लिक्विड पी दे देता या क्यू दे देता या रेशो दे देता, तभी शायद मैं n निकाल पाऊंगा, अदरवाइज में इसमें n नहीं। आई होप ये आपको पूरा सेट भाई क्लियर हुआ होगा। एक एक छोटा छोटा स्टेप बताने का ये मतलब है कि आपको ना चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक सारा हम लोगों ने जो भी डाटा हम लोग इस सेट से रिलेटेड निकाल पा रहे थे वो हम लोगों ने निकाल। अब आइए आप क्वेश्चन, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक वाटर। भाई इनिशियली ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था जो पहले स्टेप में हमारा निकल गया था, यानी जेड की वैल्यू ये मेरे से मांग रहा है, जेड की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 400 की। क्लियर है पिक्चर? ठीक है जी। अब देखो, इफ इमीडिएटली बिफोर टेकिंग द फोर्थ सिप द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू इज इतना ml, फाइंड द वैल्यू। अब निकाल सकते हो ना, है ना भाई। इसने पी एंड क्यू का गैप दे दिया, है ना। जस्ट बिफोर टेकिंग द फोर्थ सिप का क्या मतलब है, यही तो मतलब है, ये फाइनल वैल्यू कुछ आई होगी यहाँ पे, फिर वो फोर्थ सिप लेने वाला है। फोर्थ सिप लेने का मतलब क्या है, जो फाइनल बचा होगा थर्ड सिप का, तभी जाके वो फोर्थ सिप की तरफ प्रोसीड। क्लियर है? तो इन दोनों में पी एंड क्यू का ये वाला गैप मुझे दे दिया, ये थर्ड सिप का फाइनल हम लोग निकाल चुके, ठीक है। ये कितना था, जेड तो 400 है, तो भैया 25% यानी 1/4 ऑफ 400 और -40, ये गैप आपका दिया
दिस इज 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60। अब ध्यान रखना ये गैप दिया हुआ है लिक्विड पी एंड लिक्विड, भाई पी माइनस क्यू भी हो सकता है, बस क्यू माइनस पी भी हो सकता है ना। बट इसने क्या बोला है, क्या बोला है, इन ईच सिप द अमाउंट ऑफ लिक्विड क्यू कंज्यूम्ड इज लेस देन दैट ऑफ, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना वरना दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो जब वो फोर्थ सिप लेगा तो यही तो अमाउंट होगा ना उसके पास फोर्थ सिप का। फोर्थ सिप का अमाउंट क्या होगा भाई 144 प्लस एन, तो मिल्क लिक्विड पी रहेगा, है ना। और ये कितना रहेगा 36 प्लस 4n, ये आपका लिक्विड क्यू, ठीक है। तो Q माइनस पी तो मैं करने से रहा है ना, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा लिक्विड Q ज्यादा हो जाएगा, उसने बोला लिक्विड P मेरे पास ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 144 प्लस एन माइनस 36 माइनस 4n का जो गैप है वो आपको 60 दे दिया है, एन की वैल्यू निकल 144 में से भाई अगर मेरे पास 36 चला जाता है तो कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 108, है ना। 108 तो ये बचा, और ये आ जाएगा माइनस 60 इधर कर दो, 3n उधर कर दो, 48 इक्वल टू 4n यानी 3n, n की वैल्यू किसके इक्वल है 60 के, फंटास्टिक, ये भी हम लोग ने निकाल दिया, n इक्वल टू 60। क्लियर होती है भाई, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय m, तो देखो अभी अभी हम लोग निकाल चुके, एक बार चेक कर लो m की वैल्यू क्या है, m है 300, उसका हाफ की वैल्यू मांग रहा है, तो m बाय 2 कितना हो जाएगा 1, क्लियर है, 300 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1। अब मल्टीपल ऑप्शन चेक है, मोर देन वन स्टेटमेंट, तो करेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथ इसने बढ़ा दिया भाई, अगर दो मार्क्स के क्वेश्चन है तो भाई लेंथ तो ही बढ़ाएगी, ठीक है। 50% more than the quantity of liquid Q present immediately before the force, immediately before the force का मतलब क्या है, थर्ड का फाइनल, ये 50% ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी ऑफ लिक्विड Q प्रेजेंट इमीडिएटली बिफोर द फोर्स। अब देखो थर्ड सिप का फाइनल यही तो था लिक्विड क्यू का 36 प्लस 4n, है ना। दोबारा आप देख लो नंबर्स कहां से आए थे, 36 प्लस 4n था ना, n और 4n इसने ऐड किया था, 120 निकाला था 300 में से, n और 4n ऐड, तो फाइनल क्वांटिटी जो आएगी इसकी एक्चुअली में 36 प्लस 4n, इससे वो कंपेयर करना, ठीक है ना। तो 36 प्लस 4n से आप देखो n की तो वैल्यू कितनी थी भाई 16, अभी अभी निकालिए पिछले क्वेश्चन में, 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा 100। क्या ये 150 100 से 50% ज्यादा है, इसका 50% ज्यादा कर दो 150 आएगा, हाँ भाई ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट। 16 ml more than the quantity of liquid P present immediately after the third sip, है ना, थर्ड सिप के इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड सिप, ठीक है मेरे भाई। तो इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड सिप का क्या मतलब, समझना भाई, इसने ये 120 ml की थर्ड सिप ले ली, 120 ml की थर्ड सिप ले ली इसने, है ना, तो इमीडिएटली आफ्टर हो गया ना, आफ्टर द थर्ड सिप, तो ये वाला अमाउंट आप ऐड नहीं कर, तो फाइनली एक्चुअली में क्या मांग रहा था 300 ml था, 120 ml की इसने सिप ली, तो 180 बचा था, उसमें पी एंड क्यू 4:1 की रेशियो में, तो 144 से क्या वो 16 ज्यादा है, वो ये वाला अमाउंट आपसे, ठीक है। तो ध्यान से करना इसमें, मतलब बिफोर, एग्जैक्टली बिफोर कह रहा है या इमीडिएटली बिफोर, कौन सी सिप के बाद या पहले की बात, क्लियर होती है पिक्चर, है ना। तो इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड प्रेजेंट, इमीडिएटली ऑफ नहीं यार, हाँ ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड सिप है ना, इमीडिएटली आफ्टर, तो 144 प्लस 16 मेरे को कितना मिला 160, व्हिच इज नॉट इक्वल, ये इनकरेक्ट। 37.5% इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द ड्रिंक, देखो इनिशियल तो हम लोग निकाल चुके ना, जेड जेड कितना आ रहा था 400, इसका कितना ml वो बोल रहा है भाई 3/8, 37.5% का, 8 का 5, 5 दिया 15, 150 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल 150, इसका मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड यानी ए एंड सी आपकी सही दी है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होती है मेरे भाई पिक्चर, ठीक है, ब्यूटीफुल सेट था, बढ़िया सेट, ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़ जाते हैं, अगेन दिस इज अ फंटास्टिक सेट, मतलब आनंद जिसे बोलते हैं ना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने में आनंद आ जाएगा आपको, तीनों क्वेश्चन इनके बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले समझो आप, है ना, एक्चुअली में बट देखो बात ये तीन सेट की नहीं है कि मुझे इतने मल्टीपल ग्राफ भी सॉल्व करने पड़ रहे हैं, उसके बाद बात तीन क्वेश्चन की नहीं भाई, मैं हमेशा आपका, मैं 5 क्वेश्चन का सेट होता है तो हमेशा एक क्वेश्चन आपका कम ही लेता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में, तो आप मान के चलो भाई 4 का तो सेट बनता ही, ठीक है।
समझना पहले दिया क्या हुआ है ग्राफ के। The pie chart shows the percentage distribution of total number of days for which are worked on 4 different jobs P, Q, R and S. एक पर्सन है जो 4 डिफरेंट जॉब पे वर्क करता है, तो पाई चार्ट है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, मतलब जॉब पी पे उसने कितना काम किया, क्यू पे कितने दिन काम किया, आर पे कितने दिन काम किया, एस पे कितने दिन काम किया, ये वेरिएबल में दिया, ठीक है ना। पूरा काम नहीं किया उसने, 100% वर्क नहीं किया। सेकेंड चार्ट क्या शो करता है, परसेंटेज ऑफ द ईच जॉब कंप्लीटेड बाय ए ड्यूरिंग द कोरोस्पोंडिंग पीरियड। समझना कहने का क्या मतलब। अगर बात करें पी की, तो इसने क्या किया होगा, z% ऑफ 60, इतने दिन में, यह है ना, इतने दिन में इसने जॉब पी का कितना परसेंट वर्क किया होगा, 2z% ऑफ वर्क, पी का टोटल का इतना परसेंट वर्क कितने दिन में, z% ऑफ 60 डेज में ये वर्क किया, ठीक। तो सिनेरियो तो बाद की चीज है, करना क्या है ना, सिनेरियो क्वेश्चंस। देखो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड वाई से, अगर जेड वाई की वैल्यू पता चल गई, सारा एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा, बट इसमें कुछ ऐसा निकालने को और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज। क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो हर क्वेश्चन जॉब पी के लिए बी एंड सी नई वर्क करा गए, जॉब आर में देखेंगे बी का कोई मुझे नहीं पता, ए एंड बी लेफ्ट, ये सारी चीजें, ये सारी आपकी चीजें। तो टास्क क्या है, ए से ही इसने सारी चीजों को कनेक्ट करा है, तो ए का मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन सा टास्क कितने दिन में कंप्लीट कर, ठीक है। तो अब आप देखो ये स्पाई चार्ट का सम 100 होगा ना, तो ये जेड और ये 1.5 जेड सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, दिस इज 2.5 जेड परसेंट, ठीक है ना, परसेंट के इक्विवेलेंट यानी 100। देखो 2y/3 एंड y/3 कितना होता है भाई, दिस इज 3y/3, सिंपल सी चीज है, तो दिस इज इक्वल टू, एक इक्वेशन तो ये मेरे पास आ गया 100। सेकंड है y माइनस जेड, नोट्स में दिया हुआ है y माइनस जेड, फैंटास्टिक, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो दिस इज ये 2.5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.5 जेड तो ये है, 100 में से 30 गया कितना आएगा भाई 70, जेड की वैल्यू तो 20 निकल कर आ गई, है ना। इतनी कहानी मेरे को क्लियर हुई, अब समझ में आया, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है 20% रिप्रेजेंट, 20% किसका निकालोगे 60 का, समझ लो, यह है 20%, कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। अब आप देखो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, z को 20 पुट कर दे भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। तो अब हम लोग अपना सारा डाटा निकाल सकते हैं, समझना पहले भाई, ये 20% है, 20% ऑफ 60, समझना कंफ्यूजन मत रखना, 60 का 20% आप निकाल, है ना, 20%, छे तो नहीं बात, इस 12 दिन में जॉब पी का इसने कितना परसेंट वर्क किया है, 2z%, 2z का मतलब क्या हो गया, यानी 40% काम, ठीक है। तो अगर ए 40% काम, किसी काम का 40% 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो 100% काम निकाल लेंगे हम, है ना, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल यूनिटरी मेथड्स में निकाल रहा हूँ, 12 दिन 24 और 6 30, यानी पी का अगर आप टोटल टाइम देखो कितने दिन में कंप्लीट करता है, वो 30 दिन में आपका पूरा काम कंप्लीट करता है, ठीक है। अभी निकाल लो, बाद में जरूरत पड़ेगी बाद में निकाल लो, मतलब ये इस टाइप का सेट है, इसमें आपको ना कंडीशनल है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आपको काम करना है, कुछ है ही नहीं ऐसा डाटा, एग्जैक्ट नंबर्स ही तो चाहिए होंगे, ए के नंबर से ही, ए के नंबर्स मुझे दिए हुए बस, इसमें और कुछ भी, ठीक है। अब देखो 0.5 यानी ये 25% काम हो गया, 25% काम कितने दिन में कर रहा है भाई, 3 6 18 दिन में 1/4 ऑफ टोटल वर्क, 18 चौक 72, तो 72 दिन में ये पूरा काम कर कंप्लीट। y/3 50/3 कितना होता है भाई 1/6, 1/6 ऑफ 60 यानी कितने दिन हो गए 10, इस 10 दिन में इसने कितना काम किया होगा, y की वैल्यू 50%, तो भैया 10 दिन में 50% काम कर रहा है, तो 100% काम यानी इसका 20 दिन में, है ना। नेक्स्ट आप 80% वर्क करता है, इसके डबल दिन में, इसका डबल ही तो है, 20 दिन में 80% काम, तो 20 डेज में 80% यानी 4/5 ऑफ द वर्क, 4 का 5, 5 इंटू 5 कितना आ गया 20, 25 दिन यहाँ पर इसने काम कंप्लीट कर, ठीक है। नहीं भी निकालते तब भी काम चल जाता है ना, बट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस निकाल दिया हमने, क्योंकि मुझे पता है कंसेप्चुअलिटी इस डीआई में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस हम जो करेंगे इसके उससे रिलेट मुझे करना, क्लियर है पिक्चर। अब आप आइए क्या क्या दिया फॉर जॉब पी, जॉब पी का सबसे पहले ए का टाइम लिखो, ताकि इस ग्राफ और इस डाटा की अपनी जरूरत ही ना पड़े। जॉब पी
ए जो है उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इधर आप लिख लीजिए कि ए उस टास्क को 30 डेज में फिनिश कर देता है, जॉब पी की बात। ठीक, बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9n+6 days। लिख लो भाई, बी उस काम को 9n+6 डेज में करता है और सी भाई उसी काम को m डेज में फिनिश। A and B together can complete the work in m days। A and B अगर मिलके काम करें तो उसको m दिन में पूरा कर देते हैं। भाई C अकेला उसको m दिन में पूरा कर रहा है, A प्लस B उस काम को m दिन में पूरा कर रहे हैं, दोनों सेम डे ले रहे हैं। फंटास्टिक। एक इंफॉर्मेशन निकली क्या, एफिशिएंसी ऑफ A एंड B इज सेम एज दैट ऑफ C, यानी 1:1 की रेशियो। क्लियर है पिक्चर? अभी तक कुछ ऐसी चीज या कुछ क्वेश्चन में भी सिनेरियो आया नहीं है, बट इसने इनडायरेक्ट दिया ना, m डेज में इसने किया, m डेज में इसने किया, ये। और सिनेरियो समझो होता क्या, A और B ने काम को स्टार्ट किया, आफ्टर 60% ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड, C जॉइंड, C उनको ज्वाइन कर लेता है। द वर्क वाज कंप्लीटेड 4 days बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। फैंटास्टिक। देखो समझो स्टिपुलेटेड टाइम का क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन m और n, तो निकल जाएगा ना, टास्क है B और C अकेला कितने दिन में पूरा कर। भाई सिनेरियो क्या है, चेंज क्या आया, समझना पहले हुआ क्या। A और B ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, स्टिपुलेटेड टाइम मतलब जो टाइम डिसाइडेड था, अगर C ना होता, जितने दिन में काम होने वाला था, भाई C की वजह से तो जल्दी काम हुआ है ना हमारा। A और B ने यहाँ पर काम किया, स्टार्ट किया, ठीक है मेरे भाई, तो ये इसने काम कर दिया कितना, 60%। ठीक है, सिचुएशन 2 बनी है ना। अगर C नहीं आता, समझना, अगर C नहीं आता तो ये पूरा का पूरा काम, ये भी 40% आपका A और B तो ही करते, बट हुआ क्या, C एंटर कर गया। अब ये जो 40% काम है आपका, वो A प्लस B प्लस C ने मिलकर किया। जब 3 बंदे मिलकर कर रहे हैं और यहाँ 2 बंदे मिलकर कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आया ना भाई, काम तो जल्दी होने वाला है। फंटास्टिक। अब आप समझ है ना सिनेरियो क्या, टाइम का गैप है 4 दिन। अगर A और B ये 40%, भाई गैप तो इतना ही है ना यार, ये 60% में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। गैप जनरेशन का है इस वाले 40%। अगर AC नहीं आता तो A और B इस 40% काम को कितने दिन में पूरा कर देते भाई साहब, कितने दिन में पूरा कर देते। A और B पूरा 100% ऑफ वर्क आपका m डेज में पूरा कर, 40% वर्क करने में इनको 40% ऑफ द टाइम लगेगा। फंटास्टिक, ब्यूटी। ठीक है ना, क्लियर होती है पिक्चर, समझ। अब C आ गया C। A प्लस B प्लस C इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई, यहां पे ये अप्लाई करो। A प्लस बी की यूनिट एक है, पहले एक यूनिट से काम हो रहा था, एक यूनिट हो रही थी पर डे। अब A प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट। सिंपल सी चीज, इसका मतलब क्या हुआ, जितना समय A B लेगा वो 1 यूनिट एफिशिएंसी थी, तीनों की मिला के भाई 2 यूनिट होगी। इसका मतलब जितना समय A और B उस काम को करने में ले रहे थे, अब A प्लस बी प्लस सी इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 2 यूनिट है। एक मिनट रुको, हाँ, तो भाई ये इसका आधा टाइम ही तो लेंगे। फंटास्टिक, ये एक बेहतरीन चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर। 40/2 20% ऑफ, मैंने एफिशिएंसी तो लगाई है भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना इसमें। मैंने ये देखा, ये जो काम है अगर सी ना आता तो A प्लस बी तो कर रहे होते हैं 40% काम, टाइम में ये काम काम करते हैं। अब भैया अब ए प्लस बी की तो एफिशिएंसी एक है ना, अब A प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 2 है। तो भैया अब एफिशिएंसी डबल हो गई, तो टाइम तो आधा लगेगा। A प्लस बी प्लस सी इस काम को 20 दिन में 20% ऑफ m डेज में कंप्लीट। कितने दिन काम जल्दी हुआ है भैया, 4 डेज। दैट मीन्स इन दोनों का जो गैप है ना, 20% ऑफ द टाइम। ठीक है, 40 लिख लेता हूँ, 40% ऑफ m माइनस 20% m, ये तो गैप दिया हुआ है 4 दिन पहले काम। This is 20% of m equal to 4. What is the value of m? 5 times करो, 4 into 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो m की तो वैल्यू आ गई 20 आपके पास। ठीक, अब इससे क्या पता चला, C उस काम को 20 दिन में पूरा, इसका मतलब A और B मिलके भी उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना। पूरा जो टास्क है आपका वो निकल जाएगा। किसका निकालना है,
वो देखो m की वैल्यू तो निकल गई ना मेरे पास, m की वैल्यू तो 20 डेज निकल गई है मेरे पास, मुझे अब n b की निकालनी है, यानी n ए उस काम को 1/30 डेज, ये 30 दिन में पूरा करता है भाई। एक दिन का काम ए का ये हो गया, बी का नहीं पता, समझने के लिए लिख रहा हूँ बस। और ये दोनों मिलके उस काम को 1/20 दिन में कर देते हैं। चाहो तो एफिशिएंसी से कर लो, चाहो तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी चॉइस। तो क्या बी का टाइम नहीं आएगा? बी उस काम को 1/20 माइनस 1/30 डेज, यानी कितना आ जाएगा भाई, 10/600। बी उस टास्क को 60 डेज में कंप्लीट कर देगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस इज 9n plus 6 equal to 60, 9n equal to 54. What is the value of n? n equal to 6. m की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 6 है, दोनों का गैप, ये तो मांग रहा है m और n का गैप। m की वैल्यू कितनी आई है? 20। 20 में से अगर आप 6 घटा दोगे 40। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त कंसेप्ट ऑफ रेशियोज, इट्स ओनली अबाउट द रेशियोज। टाइम अगर एफिशिएंसी अगर पता है तो टाइम मेरे पास क्या हो जाएगा, आधा निकल जाएगा। क्लियर होती है भाई कहानी? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, फॉर जॉब आर। अब देखो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन, फॉर जॉब आर की बात, ठीक है। पहले टाइम लिख लो जॉब आर। जॉब आर 20 दिन में पूरा करता है क्या? अच्छा जी, 50% 10 दिन में, ठीक है। जॉब आर का जो टाइम है वो आपका 20 दिन है। लेट मी चेक अगेन, हाँ ठीक है जी, 20 दिन। ए उस काम को 20 दिन में पूरा, ठीक है। द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, ठीक है जी। तो भैया बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। तो पता चल गया ना, डबल टाइम ले रहा है। इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया ए एंड बी का, वो 2:1 है। टोटल वर्क निकालो, एलसीएम ले रहे हो, बात तो वही है ना। मत लो एलसीएम, परसेंटेज से कर, आपकी चॉइस है। चाहो तो इसे टोटल ऐसे मान लो 20 दूनी 40, टोटल वर्क आपके पास 40 यूनिट आ गई, ये तो मतलब है। परसेंटेज से कर रहा हूँ, रेशियो से कर रहा हूँ, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने अकेला दिन काम किया। आफ्टर 3 days बी ज्वाइंड हिम। आफ्टर एन एडिशनल m days both A and B left and C joined. Fantastic. Such that C alone complete the remaining work in 0.2 days. ठीक। इफ C's contribution is 1/10 of the total work, इसका मतलब इसने टोटल C ने अकेला 10% काम किया। फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द, समझना पहले होता क्या, ठीक है। समझो पहले सिनेरियो क्या। भाई ए ने अकेला कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। इस 3 दिन में 3 days में ए ने अकेला काम किया। अब बी आ गया उसके पास, है ना। अब यहां से आने वाले कितने दिन तक, m days तक, ये नहीं पता मुझे कितने दिन तक काम हुआ है, m days तक a प्लस बी ने काम किया, ठीक है। अब सारे छोड़ के चले गए, ए भी छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया। अब ये जो बचा हुआ काम है वो सी ने कंप्लीट किया। ये जो बचा हुआ काम है वो 10% वर्क होगा। फैंटास्टिक। इसका मतलब ये सारा का सारा वर्क कितना परसेंट होगा आपके पास? 90% होगा। उसमें ए ने अकेले किया और ए ने बी ने मिलकर किया। भाई ए के अकेले का टाइम तो पता है ना आपको, वो 3 दिन में पूरा 100% वर्क 20 डेज में करता है। तो 3 डेज में कितना परसेंट वर्क करेगा भाई? 15% वर्क ही तो करेगा, करेगा ना 15% वर्क। ये 15% वर्क हो गया। तो इन दोनों ने मिलके, ए एंड बी ने मिलके आपका 75% ऑफ द जॉब की। और 75% ऑफ द जॉब, भाई एफिशिएंसी तो 2:1 की रेशियो में ही रही होगी। इसका कंट्रीब्यूशन 50% रहा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 25% रहा होगा। तो दिन तो सेम ही है, दे वर्क फॉर द सेम टाइम। भाई 50% काम करने में एक को कितने दिन लगते हैं? 20 का आधा कर दिया, यानी कितना हो गया? 10 दिन। फंटास्टिक। एम की वैल्यू भाई 10 दिन। ये 10% काम 0.2 m डेज में करता है, यानी 20% ऑफ 10, 0.2 का 10 आप कर लो, यानी 2 दिन। ब्यूटीफुल। 3 दिन प्लस 10 दिन प्लस 2 दिन, 15 डेज में आपका काम फिनिश। क्लियर है ना। मैं भी तो एलसीएम ही तो ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आप समझो यार। मतलब इट इज ओनली अबाउट द रेशियोज, है ना। अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज में रेशियो अप्लाई करना बहुत आसान होता है, कई बार होता है आउट ऑफ 5% 7% केसेस में रेशियो में एंटर करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बट समझो, इसे एलसीएम से भी कर लो ना, वही तो है। आप समझना, ये 40 यूनिट टोटल वर्क था, आप ऐसे ही तो करोगे। इतना तो आपको समझ में आया ना। मेरे को क्या समझ में आया मेरे को, मेरे भाई, कि ये 10% काम हो गया। ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा समझना, 3 × 2 यानी 6 यूनिट होगी, ठीक है।
ये 10% काम आप और हटा दो, 40 का 10% कितना काम हो गया मेरे पास भाई, 4 यूनिट और आप हटा दो, है ना। तो ये तो सी ने अकेले की होगी, ये ए ने अकेले की होगी, तो हो गई कितनी यूनिट, 10 यूनिट होगी। अब बची कितनी यूनिट थी अपने पास, 30 यूनिट बची होगी। ये 30 यूनिट ए और बी मिलके करते हैं, 2 + 1 कितना आया, कितने दिन में पूरी हुई होगी, ये 10 दिन। एम की वैल्यू 10 दिन होगी ना, एम इक्वल 3 दिन इसको लगे, 10 दिन ए प्लस बी में, इसका 20% का टाइम में ये कंप्लीट कर देता है, इसका 20% टाइम खत्म कहानी। इसका 20% टाइम कितना हो गया, 2 हो जाएगा, यानी 15 डेज में आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दोनों मेथड आप देख लो, बिल्कुल भी अलग नहीं है। बात क्या होती है कि आप किस समय किस चीज में कंफर्टेबल। मैं इस चीज में कंफर्टेबल था, है ना, हो सकता है शायद आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो स्किप मारो इसको, इस वाले बेसिक 2:1 वाले रेशियो से कर लो, ये भी तो बेसिक ही है, समझ लो। बट अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस मेथड में हो रही है भाई, 75% ये क्या कर रहा हूँ 2:1 की रेशियो में 50 और 25, देन स्किप इट, कोई बहुत लॉस नहीं है आपका, सिंपल सी चीज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर होती है कहानी, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फॉर जॉब क्यू, जॉब क्यू का आप पहले टाइम लिख लो भाई, जॉब क्यू का इसका टोटल है 72, है ना, 72 डेज हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय जॉब क्यू का 72 डेज ए के लिए आ गया था, ठीक। टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय ए, तो भैया एफिशिएंसी भी बराबर होगी, बी और सी भी मिलके उस काम को भैया 72 डेज में ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बी ने वर्क किया हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी, सी वर्क्स एट थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 50 days। अब देखो बी की कुछ भाई मुझे ये पता है ना, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी, है ना, मुझे निकालनी है। बी सी का अगर मैं काम निकाल देता भाई, एक तो मैं टोटल वर्क यहां से निकाल सकता हूँ 72 डेज, इसने स्टार्टिंग में बोल दिया बी और सी मिलके सेम टाइम में काम करेंगे जितना ए के लिए मैंने मेहनत कर चुका था 72 डेज, ठीक है। तो यहां से इस वाली इक्वेशन से मैं बी एंड सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज तक भी पहुंच जाऊं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब एस, तो जॉब एस को करने में कितना समय लगेगा, दुनिया का कोई सा भी जॉब पूछ ले, अगर मुझे ए बी एंड सी का एफिशिएंसी मुझे पता चल जाए, ए बी एंड सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो टाइम तक पहुंच सकता हूँ ना भाई मैं, इनकी एफिशिएंसी पता चल गई तो टाइम में निकाल दूं। ए का तो टाइम मुझे पता है ना, ए का तो टाइम मुझे पता है, बी एंड सी की एफिशिएंसी मैं इसी वाली इक्वेशन से निकालता हूं। तो बी एंड सी का एफिशिएंसी ए पर यूनिट मान रहा हूं बी प्लस, टोटल वर्क कितना है भैया 72 दिन में कर। अब सिनेरियो क्या बन रहा है, बी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सी वर्क्स एट थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी, सी की जो एफिशिएंसी थी उसका ट्रिपल कर दो, है ना, मल्टीप्लाई, अब काम कितने दिन में हो रहा है 50, फैंटास्टिक, इसको कैंसिल आउट थोड़ा अलग पेन से करो, 18 चौक 72, 18 थी कितना हो जाएगा, दिस इज 4b प्लस 4c इक्वल टू 3b/2 प्लस 9c। कैप देखना, ये 4 है, 4 में से 3/2 का मतलब कितना होगा 1.5, यानी 2.5 b तो ये हो गया, 2.5 b इक्वल टू 5c, व्हाट इज द वैल्यू b इक्वल टू 2c। भाई b a बराबर b प्लस सी टाइम ले रहा है, तो इनकी जो a की जो एफिशिएंसी होगी वो b प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी के इक्वल होगी। सी की एफिशिएंसी आप एक मान लो तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसका डबल, ए की एफिशिएंसी इन दोनों का सम आ जाएगी 3:2:1 की रेशियो में, फैंटास्टिक, क्लियर होती पिक्चर। अब वो क्या कह रहे हैं भाई, ये 3 यूनिट कर रहा है ना, समय बदलता जाएगा, काम अगर छोटा होगा तो जल्दी हो जाएगा, वर्क अगर बड़ा होगा तो हो जाएगा, लेकिन जो भी टास्क रहा होगा रेशियो में, ये 3 मानो 6 मानो 10 मानो 15 मानो 20 मानो, उसको 1 और 3 की रेशियो में ही आप डिवाइड, ठीक है। अब बड़े नॉर्मल तरीके से करो, एस का टाइम मुझे चाहिए, एस वो पूरा काम 25 दिन में कंप्लीट कर लेता है टोटल, ठीक है ना। तो अब आप देखो टोटल टास्क अगर 25 दिन लगते हैं इसको ए को एस करने में, टोटल टास्क 75 यूनिट्स हो गए ना, तो 25 इंटू एलसीएम कर लो, 25 या 75, ये 75 यूनिट अब ए एंड सी को मिलकर करना है, फैंटास्टिक, 3+1 का टास्क है, मतलब एफिशिएंसी है 75 ओवर 4, 18 चौक 72 होता है, यानी 18 प्लस 7 18.75 is the correct choice of this question। क्लियर होती है भाई, तो दोनों सेट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल थे, दे आर
फोकस ऑन कंसेप्चुअल। अगर आपका बेसिक आइडिया नहीं है आपको, वो आप नहीं कर सकते इस सेट को, अगर आपकी रेशियोज अच्छी नहीं है ना, तो आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, प्लस इक्वेशन फ्रेमिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर होता है सिनेरियो? दोनों सेट आप देखो, बोथ आर ब्यूटीफुल सेट्स। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों सेट आपको क्लियर हो। नाउ कम टू दिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेट है प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन दिस इज अ वेरी गुड सेट, बट इट्स अ लेस कंसेप्चुअल सेट। इसमें कंसेप्चुअल नहीं, इसमें ना आपका एल्जेब्रा, इट वाज लाइक की जो ऑब्जर्वेशंस होती है ना, एल्जेब्रा का मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग तो होगा ही होगा, है ना। तो ये कंसेप्चुअल सेट है, लेस कंसेप्चुअल सेट। ऐसा नहीं है कि इससे भी ज्यादा कंसेप्चुअल सेट्स आपके आते हैं और हमने करी भी है, तो बट जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हम हाईली कंसेप्चुअल चीजें करें, जरूरी नहीं है हर बार आपके हाईली कंसेप्चुअल चीजें एग्जाम में भी है। लेस कंसेप्चुअल भी प्लस एल्जेब्रा, इसमें इंपॉर्टेंट है लेस कंसेप्चुअल प्लस ऑब्जर्वेशन या लॉजिकली पार्ट जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप काउंट कर सकते हो मॉडरेट में, है ना। इजी तो खैर नहीं है, मॉडरेट में आप इसे काउंट कर सकते हो। ठीक, पहले समझो दिया कि एक कोई भी रिटेलर है, सेल्स करता है, 4 आर्टिकल कोई शॉपकीपर बेच रहा है, टेबल शोज कर रही है, ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस चारों आर्टिकल स्ट्रेट है, ये कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस जेड वाई एम एन वेरिएबल्स है। ठीक है जी, चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस ऑफ दीस आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस है, लिख लो 25 दूनी 50, 500 तो इसका डायरेक्ट दिया हुआ है ना, 4 दूनी 8, 800 दे दिया भाई। ठीक, इन दोनों का आप देख लो, 40 50 65, इन दोनों का सम 35 होना चाहिए, है ना। अब आगे और नोट्स देख लो और क्या क्या दिए हुए हैं, नोट्स भी तो दिए हुए, नोट्स को आप पढ़ लीजिए। P and R have same SP and having P and R has same SP have the same selling price। अच्छा, same SP दो बार लिख दिया मैंने, same selling price होगा। Profit earn on article P is 3y minus 60। थम जाओ अभी, है ना, बिल्कुल कुछ भी, जैसे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम लोग, लेमन है ना, वो वैसे हम सेट को सॉल्व करें। पी एंड आर का सेलिंग प्राइस सेम है ना। अब देखो ना, ये तो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन थी ना, तो भाई पी ये हो गया, पी ये हो गया यार, तो ये भी तो 500 ही होगा ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 25% होगी। सिर्फ 100 में से तो घटाना है भाई, 50 या 40 से 10% आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है 10%। समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि अगर एम और एन आगे वेरिएबल यूज कराएगा तो अपने को एम और एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखो एन, एन को आप इसे हटाओ, बिल्कुल हटाओ, एन की वैल्यू 25 है, 24 इंटू 25 सॉल्व, 25 दूनी 50, 25 400, 600 आ गया इसका मार्केट प्राइस। फैंटास्टिक। और जेड और वाई में इसने एक रिलेशन और भी तो दिया है, प्रॉफिट पी पे अर्न हो रहा है 3y माइनस 60। सेलिंग प्राइस पी का पता है ना, पी का सेलिंग प्राइस 500 है, कॉस्ट प्राइस जेड प्लस वाई है। तो समझना, मेरे को ये भी नहीं पता, मैं आगे इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा, मैं क्यों इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा, रीजन है इसका। मैंने देखा ग्राफ दिया हुआ, दो वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है ना, और पंगा क्या है, जेड बाई एम और एन का, एम में निकल गया, एन में निकल गया। समझना बात को, जैसी मैंने पहली लाइन पढ़ी और भाई पहले डाटा निकल रहा है, वो सारा डाटा निकाल लिया, खत्म कहानी। मैंने अभी आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है, अभी बाद में पढ़ूंगा, ये इसलिए मैंने बताया कि हर सेट को करने का अलग अलग तरीका होता है। मैंने जैसे ही पढ़ा मेरे पास इंफॉर्मेशन निकलती चली गई, तो भाई पहले मैं इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। ठीक, अब आप देखो ये जेड प्लस वाई है, इसका कॉस्ट प्राइस है ना, जेड प्लस वाई कॉस्ट प्राइस है। सी सिर्फ पी आर्टिकल के लिए, इसे साइड कर लो, है ना, बाकी आगे हम लोग जो सॉल्व करेंगे उससे आगे करेंगे। जेड प्लस वाई है, प्रॉफिट कितने का है, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब इतना आपको रिलेशन पता होना चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 500 सेलिंग प्राइस है। फैंटास्टिक, है ना, 500 कैसे इसने दिया हुआ है अपने। ठीक, तो जेड प्लस 4y इक्वल टू 560, ये फिक्स रिलेशन आ गया, ये तो फिक्स है ना। अब एक इक्वेशन मेरे को मिल गई, अगर दूसरी इक्वेशन में फ्रेम कर लेता हूं जेड और वाई में, तो मेरे पास जेड वाई भी निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप आओ, द प्रॉफिट on 4 articles take 2 distinct values a and b। 2 articles earn a profit A each, while remaining 2 articles earn a profit of B। This is the information जो मैं बोल रहा था ना, something kind observation, logical set है, value optimization का कुछ जैसे हम लोग करते हैं, ये है इसके अंदर, conceptual difficult नहीं। मुझे ये वो कह रहा है, पता क्या कह रहा है, 2 PQRS, ये 4 आर्टिकल, इसमें से कोई 2 आर्टिकल का प्रॉफिट सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है P और Q, हो सकता है PQ का सेम होगा तो R एंड S का सेम हो जाएगा, हो सकता है P का और R का बराबर होगा तो क्यू एंड एस का बराबर होना चाहिए। मतलब 2 का प्रॉफिट सेम और अगले 2 का प्रॉफिट सेम होना चाहिए। ठीक है,
चलो जी, the markup percentage on article R and S is same and the cost price of each article is distinct. ये भी ध्यान रखेंगे, मार्कअप परसेंटेज R और S पे मार्कअप परसेंटेज सेम दी, ठीक है जी भाई साहब। ऑल गिवन वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेचुरल। अब बताओ क्या ही करेंगे, बन गया सेट। सेट इज नॉट कंसेप्चुअल, यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दिया है, कुछ दिया है, उससे फ्रेम करके अगर मैं क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ तो वो होगा कंसेप्चुअल, बट दिस इज नॉट अ कंसेप्चुअल सेट। मेरा टास्क तो सिर्फ इतना ही रह गया ना भाई, क्या रह गया, क्यों दो आर्टिकल को फिट करके देखना है कि इनका प्रॉफिट इसका प्रॉफिट सेम होना चाहिए। अब बात को समझना, मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है इन टर्म ऑफ एक बंदे का दिया हुआ है पी का, समझना। अगर मैं एक बंदे को पकड़ रहा हूँ पी का, क्योंकि पी को ही पकड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी जेड एंड वाई हर जगह है। अगर मुझे सबका इसका देखो, इसका कॉस्ट प्राइस भी मुझे पता है, इसका कॉस्ट प्राइस भी जेड एंड वाई में मुझे पता है, समझ रहे हो। आर का मुझे कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, ठीक। तो अगर मेरे पास सेकंड इक्वेशन जेड वाई में निकल जाती है तो मेरा काम बन जाए। नाउ कम टू द पी। पी का प्रॉफिट या तो क्यू के इक्वल होगा, या आर के इक्वल होगा, या एस के। पी का प्रॉफिट ये 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा, या तो पी का प्रॉफिट क्यू के इक्वल होगा तो नेक्स्ट पेयर आर इक्वल टू एस हो जाएगा, ये तो सिनेरियो है। पी का प्रॉफिट अगर आर के इक्वल हो जाएगा तो, है ना, ये सिनेरियो। अब आप देखो प्रॉफिट एंड और आपके क्या क्या पता है मुझे, देखो पी एंड आर का सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम है। देखो ये होता है एनालिसिस, ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है, मतलब आपको दिखनी चाहिए तो आसान। समझो बात को, मैंने बोला पी का सेल जो प्रॉफिट है या तो क्यू के इक्वल या आर के इक्वल। अब समझना, अगर पी का प्रॉफिट मैं आर के इक्वल कर देता हूं तो समझो भाई सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है भैया, सेलिंग प्राइस। सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। पी एंड आर का सेलिंग प्राइस सेम है, फंटास्टिक। तो पी एंड आर का प्रॉफिट भी अगर मैं सेम कर देता हूं तो दैट मीन्स इनके कॉस्ट प्राइस भी सेम आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज डिस्टिंक्ट। फंटास्टिक, दैट मीन्स मैं पी को आर के इक्वल नहीं रखूंगा। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनी, या पी इक्वल टू क्यू या पी इक्वल टू एस। या तो दोनों ठीक होगी, और दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस वाला एक पॉइंट है, चारों का कॉस्ट प्राइस आपके पास अलग अलग होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है, ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट द नेचुरल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो पी एंड आर का सिनेरियो आप हटा सकते हो, क्यों भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस भी अगर मैं सेम कर दे रहा हूं और तू दोनों का प्रॉफिट भी अगर सेम कर दे रहे हो भाई, तो इनके तो कॉस्ट प्राइस सेम आ जाएंगे, बट व्हाट इज सेड, कॉस्ट प्राइस ईच आर्टिकल डिस्टिंक्ट। क्लियर है, इसे आप हटाओ, एक इक्वेशन है, अगर दूसरी मिल गई तो मेरा सारा सेट आपका सॉल्व, ठीक। ये देखो पहले आप कि इसका P को अगर मैं Q के इक्वल कर देता हूं प्रॉफिट, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये है मेरे पास। सेकंड पे मैं काम कर रहा हूं, इसके कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है Z+20, समझना इसका कॉस्ट प्राइस Z+20 है, ठीक है। इसमें आप क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट A एंड B का सेम है, दिस इज 3y माइनस 60, ये बराबर होना चाहिए इसके सेलिंग प्राइस के, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका 200 दिया, ठीक है ना मेरे भाई, दिस इज इक्वल टू 200, दिस इज Z+3y, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 40 आएगा ना, 20 में से 60 गया, माइनस का 40 उधर जाके ऐड हो जाएगा, दिस इज 240, ठीक है। दिक्कत किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज Z+4y इज इक्वल टू 560। अब इसको सॉल्व करो भाई, सिंपल सी बात, सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 320 की आएगी, y की वैल्यू 320 के इक्वल। भाई 56 में से 24 चला गया, 30 32 320, ठीक है जी। अगर आप y को 320 करोगे तो 32 दिया कितना होता है भाई, 96 होता है, 960। तो क्या z की वैल्यू 240 माइनस 960 करोगे क्या, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास पी एंड क्यू की पॉसिबिलिटी फिनिश हो गई, तो मुझे अभी ये पता चला पी एंड आर का प्रॉफिट सेम होना चाहिए। क्लियर है, जेड नेगेटिव आ गया, जेड एंड वाई नेचुरल नंबर मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस अब इतना आपको काम करना है। 4y प्लस Z/4 है ना, इसका कॉस्ट प्राइस 4y प्लस Z/4, प्रॉफिट कितना दे रहे हो, 3y माइनस 60, ठीक है जी।
दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, इसका सेलिंग प्राइस 800, या दोनों का प्रॉफिट सेम है ना, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का गैप सब्ट्रैक्ट कर, मतलब इट इज ओनली अबाउट द इक्वेशंस, दोनों का कॉस्ट प्राइस के गैप, दोनों के सेलिंग प्राइस के गैप इक्वल होने चाहिए, तभी तो मेरे पास प्रॉफिट सेम आ रहा है ना। तो इट इज जस्ट ओनली मतलब सब्ट्रैक्शन है, इसमें भी कोई बहुत अलग चीज नहीं, ठीक है। आप जैसे मर्जी इक्वेशन सॉल्व कर सकते। देखो 4y और 3y कितना हुआ मेरे पास 7y, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 7y प्लस z/4 860 के बराबर, ठीक है। तो 7y प्लस z/4 है। अब आपका सिर्फ तरीका है सॉल्व करने का, यहाँ देखो z है ना, और ये 4y दिया हुआ है, ये 7y दिया हुआ है, 7y प्लस z/4 आ गया। आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो, आसान रहा, इसको इक्वेशन को 4 से डिवाइड, z/4 प्लस y इक्वल टू 14 चौक 56 140, तो ये आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन सेकंड कितना है 7y प्लस z/4, मैच कर गया, दिस इज इक्वल टू 860। भाई 86 में से 14 चला गया, सब्ट्रैक्ट 6y किसके बराबर आ गया 720 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 12 6, ठीक है। y की वैल्यू 120 आ गई। अगर y की वैल्यू 120 आ गई तो भाई z की भी वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। ये इक्वेशन थी ना z प्लस 4y, 12 चौक 48, तो z आ जाएगा मेरे पास, है ना, यहाँ पर लिखो अलग पेन से ताकि कंफ्यूजन ना। z की वैल्यू कितनी आएगी, कहाँ थे हम, 12 चौक 48, 56 48, यानी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगी, ठीक। और y की वैल्यू किसके इक्वल आई थी 120 के इक्वल, ठीक है जी भाई साहब, क्लियर हो गई पिक्चर। अब जेड भी निकल जाएगा, वाई भी निकल गया, सीपी एसपी एमआरपी प्रॉफिट लॉस सिर्फ यही कैलकुलेट करना रह गया, इट्स ओनली अबाउट द नंबर्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहीं पे आप लिखो सर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज में। जेड 80 वाई 120 आप पुट, जेड 180 वाई 120, भैया इसका सीपी और एसपी में इधर लिखना, ध्यान रखना, है ना, एमआरपी इधर आ जाएगा, ये पहला सीपी है। जेड प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी भाई 200, है ना, सिर्फ ऐड किया है मैंने। इसका सेलिंग प्राइस कितना है 500, प्रॉफिट कितना है इन दोनों के बीच का यहाँ पर लिख रहा हूँ गैप, यानी 300, ठीक है। इसका कॉस्ट, इसका देख लो जेड 120 प्लस, नहीं 80 प्लस 20 100 आ जाएगा इसका क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर पी एंड एस पे प्रॉफिट इक्वल है तो क्यू और आर पे प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए, इसने बोला ना दो आर्टिकल पे सेम होगा, तो मैंने पी और एस करा है, तो सेकंड जो पेयर बचा मेरे पास, यानी पी और एस अगर इक्वल है तो पी एंड नेक्स्ट जो पेयर होगा, यानी देख लो आप क्यू एंड आर का भी मेरे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये भी चीज अपने को पता है ना, इसका मेरे पास कॉस्ट प्राइस पता हुआ है भाई, क्या इसका सेलिंग प्राइस में निकाल पाऊंगा, सेलिंग प्राइस मुझे पता तो है, इसका सबका पता है यार, सेलिंग प्राइस तो इसका 200 रुपए आ रहा है ना, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 100 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है ना, 100 का प्रॉफिट है, तो 100 का ही प्रॉफिट इस पे होना चाहिए मुझे, आर पे। आर का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 500 है, तो 100 का प्रॉफिट है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 400, फंटास्टिक, ठीक है जी। अब आप ये देख लो, तो क्या मैं इसका एमआरपी निकाल सकता हूँ, हाँ मैं भी तो निकाल लूंगा ना भाई, 8 दिया 24 24 240, तो ये हो गया, प्लस आप 10, सिर्फ मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ भाई, जेड बाई एम सब निकल चुका है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। 8 के 24 प्लस 10 250, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इधर देखो 4 12 चौक 48 48 प्लस 20, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 4 बाई 12 चौक 48, 480 प्लस जेड ओवर 4, जेड की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 80, 80 बाय 4 कितना आ जाएगा 20, ठीक है जी। 500 इसका आ जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस 500 है, 300 का इस पे प्रॉफिट होगा ही होगा, देखो ना 800 500 और 800 यानी 300 का प्रॉफिट दिया, यहाँ भी 300 का प्रॉफिट है, इसका मार्क प्राइस भी निकल जाएगा। इसका मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, इसका हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, इसका नहीं निकाल सकते हैं, देखो देखो ये वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो मार्कअप परसेंटेज ऑन आर एंड एस इज सेम है ना, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, आर का आप देखो, आप 400 से सीपीए एमआरपी 800 है, यानी डबल हो रहा है, 100% मार्कअप, इसका मतलब इसको भी आप एस को भी फंटास्टिक 100% मार्कअप, 500 का 100% कितना हो जाएगा
500 ही हो जाएगा, यानी इसका एमआरपी कितना आ जाएगा 1000। क्लियर हुई पिक्चर? ठीक है जी। तो एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इतना थोड़ा मेहनत किया भाई, 10 मार्क्स का सेट भी है ये, क्वेश्चन में शायद बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ठीक, चलिए फॉर अनदर आर्टिकल टी मार्क्ड प्राइस इज 2m। देखो m अपने को दोबारा दिखा देता हूँ, वैल्यूज पता होनी चाहिए निकली कहां से। m 10 है ना, तो 10%, 10 इंटू 2 20% ज्यादा कर दो टी का एमआरपी। तो एमआरपी में सिर्फ टी के बारे में जानकारी लिख रहा हूँ, 20% ज्यादा है इससे। ठीक है जी, ये 1000 था, इसका 20% ज्यादा किया 1200 आ जाएगा। क्लियर होती है पिक्चर? 1200 तो ये डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल टी इज 50% ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एस। तो इस पे डिस्काउंट देखना कितना है। देखो 800 था, 1000 एमआरपी था, कितने में बेचा 800 में। क्लियर होती है ना कहानी? ये सीपीएसपी कितने का डिस्काउंट दिया 200 का, ठीक है ना, 200 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो टी पे जो डिस्काउंट हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। टी पे डिस्काउंट कितने का है, यानी 200 का अगर मैं आधा किया तो कितना आ जाएगा 100। If the cost price of T and S is same, then find the difference between the profit earned on T and S। ठीक है, क्या बोला, सेलिंग प्राइस इसका कैसे निकलेगा PQRST का, कंफ्यूजन हो जाती है, एक बार रुक जाओ, है ना। द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन टी इज 50%। अरे यार एमआरपी दे दिया भाई, डिस्काउंट 100 का दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना, डबल 1 ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस टी और एस का सेम, इसका सीपी आप देख लो, इसका टी और एस का सीपी सेम दिया हुआ 500 500 से। ठीक है भाई सब, ये आ गया 500। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न ऑन टी एंड एस, भाई एस पे तो 300 रुपए है, दो ही तो टाइप के प्रॉफिट आ रहे हैं, 300 100 100, इस पे 300। ठीक है, इसका आप देख लो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। टी पे कितना प्रॉफिट है भाई, 600 का आर्टिकल 1100 में बेच रहे हो तो 600 का प्रॉफिट होगा, इन दोनों का गैप मांग रहा है, यानी 300 का गैप आ जाएगा मेरे पास। दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट which of the following statement is must be true। सिर्फ नंबर चेक करो, तो प्रॉफिट अर्न ऑन पी एंड क्यू सेम ना, ये तो भाई पहली गलत है, चेक करो, है ना। देखो पी एंड क्यू पे तो सेम नहीं है ना, पी एंड आर पे सेम, पी एंड एस पे सेम था, क्यू एंड आर पे सेम। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल आर इज ग्रेटर देन डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन एनी अदर आर्टिकल। मतलब आर को का जो डिस्काउंट होना चाहिए वो सबसे मैक्सिमम है, नंबर्स में मांग। देखो 800 का आर्टिकल है, 500 में बेच लो, 300 का डिस्काउंट है, इस पे 50 का डिस्काउंट है, हटा दो इसको तो 100 है। ये 800 है और ये 1000 है, 200 का डिस्काउंट। सिर्फ नंबर्स है आपके पास, सारे नंबर्स है ना, सिर्फ डिस्काउंट चेक कर रहा हूं मैं। हाँ भाई 300 रुपए का डिस्काउंट मिला है आर पे, जो सबसे ज्यादा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ आर। सेलिंग प्राइस ऑफ आर, आर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस ये 500 है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ आर ये 500, दोनों सेम है। हाँ जी भाई साहब, दोनों सेम दिए हुए हैं, दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ। देखो इतना आसान है, मार्कअप परसेंटेज ऑन आर्टिकल पी। आर्टिकल पी पे मार्कअप परसेंटेज निकालनी। ये देखना है, ये 200 से इसका एमआरपी 600 है, कितना मार्कअप आपने किया होगा भाई साहब, पता होना चाहिए। सीपी से एमआरपी तक का गैप होता है मार्कअप, है ना, कितना इंक्रीमेंट है 200 से 600। देखो भैया 200 गैप कितना 400, मतलब 200% इंक्रीमेंट है, ट्रिपल हो रहा है ना इंक्रीमेंट 200% का, तभी जाके थ्राइस वैल्यू हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y, y की वैल्यू 120 आई थी, टू ट्वाइस ऑफ 120 240 आ गया। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी, फैंटास्टिक। नेक्स्ट आओ, if the discount offered on article Q is changes to rupees A and the profit percentage on article changes by B%, then which of the following pairs satisfy the given condition। ठीक है, पहले आप आओ Q पे बात कर रहे हैं ना, इसका CPSP MRP लिखो 100 20 और 250, 100 200 and 250। CPSP MRP 100 200 and this is 250। वो क्या बोल रहे हैं, अगर डिस्काउंट मेरा जो मैं दे रहा हूँ वो रुपीज ए हो जाए, पहले डिस्काउंट जो था वो डिस्काउंट चेंज होगा। देखो डिस्काउंट अगर चेंज होता है तो सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा ना,
सेलिंग प्राइस अगर चेंज होगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी चेंज होगा. देन द आर्टिकल then changes by then profit percentage is changes by b%. which of the following satisfied? तो देख लो भाई 100 और 50 नंबर्स आपको चेक करने हैं. सर पहला ऑप्शन आप देखो. पहला ऑप्शन अगर मैं ए ऑप्शन देख रहा हूँ तो वो क्या बोल रहा है कि आपने डिस्काउंट अगर 100 रुपए का दे, भैया 250 का आर्टिकल है, 100 का डिस्काउंट दिया, 150 रुपए में बेच रहा हूँ, तो अब सीपी तो 100 है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है आपको? 50% हो रहा है. 50% का करेक्ट. सेकंड ऑप्शन देखो, 250 है, 70 रुपए का अगर आप डिस्काउंट देते हो तो 180 में बेच रहे होंगे, तो भैया प्रॉफिट जो मेरा है, नहीं प्रॉफिट चेंज बाय b%. अच्छा, चेंजेस बाय b% का क्या मतलब है? पहले प्रॉफिट परसेंटेज में जो चेंज मांग रहा है, हाँ ठीक ही तो है. पहले प्रॉफिट हो रहा था मुझे 100%, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ओहो 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 ओहो, कंफ्यूजन मत रखना, देयर इज अ कंफ्यूजन, समझो. देन prof then the profit percentage on the article changes by, देखो प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हो रहा है. पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रही थी, है ना, परसेंटेज में अगर वो मांग रहे हैं, पहले प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल तो 100% है, पहला हो रहा है 50%, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हुआ है? मतलब वो फाइनल फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं मांग रहा, प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज मांग रहा है, कितने परसेंट का चेंज हुआ. ब्यूटीफुल. अभी गलत कर देता मैं इसको. देखो 100 ये 50 है, कितना चेंज आया? 50%. पहले प्रॉफिट हो रहा था 100%, अब प्रॉफिट देखो कितना परसेंट हो रहा है? 80%. कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? 20%. इसका मतलब ये सही है, गलत. ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज ऑन आर्टिकल चेंजेस बाय, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज का ये दिया. ठीक है ना भाई. नेक्स्ट आओ, दिस इज 100, ये तो 100 ही रहेगा. वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट आपका? 90 का मैंने अगर आपको वो दे दिया डिस्काउंट, 90 का भाई डिस्काउंट दिया तो मैंने 160 पे इसको बेचा. ठीक है ना. कितना परसेंट हो गया ये? 60% का प्रॉफिट मुझे. पहले 100% का प्रॉफिट था, मुझे को 60% का प्रॉफिट. ठीक है. कितना प्रॉफिट परसेंटेज चेंज हुआ है आपके पास? ये देखो ना भाई, 100 से आप 60 पे आ रहे हो, तो 60% का चेंज. ठीक है, ये भी आपके पास करेक्ट है. नहीं 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 यार, 100 से 60 आ रहा है तो 40% का चेंज, ये भी करेक्ट. ठीक है. मैं ये गलत कर देता आपको, ये और ये दोनों गलत हो जाते अगर ये चेंजेस बाय वाली लाइन हम लोग ना देखते. दैट मींस ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ब्यूटीफुल. ठीक है मेरे भाई. शायद इसका एक क्वेश्चन और बचा होगा इस वाले सेट का. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग ऑल 4 आर्टिकल्स टुगेदर. चारों आर्टिकल अगर आप साथ में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट होगा? देखो टोटल मेरे को सेलिंग प्राइस तो पता है 2000 है. अगर सेलिंग प्राइस 2000 है मेरे को, तो आप देखो ना भाई, सेलिंग प्राइस अगर मेरे को 2000 दिया हुआ है, तो सीपी आप ऐड कर लो, 5 4 9 10 11 1200 ओवरऑल सीपी. ठीक है ना. सीपी ओवरऑल 1200 है, एसपी ओवरऑल 2000 है. ठीक है जी भाई साहब. 4 दिया 12 4 पंजे 20, ओवरऑल प्रॉफिट 2/3 इज इक्वल टू 66.66. क्लियर होती है पिक्चर? देखो ये क्वेश्चन आते आते गलत हो जाता है. अगर ही इज टॉकिंग अबाउट द हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज चेंजेस. ठीक है. कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज कितना चेंज, समझ रहे हो? पहले प्रॉफिट परसेंटेज आपका इनिशियल जो था वो 100%, अब प्रॉफिट परसेंटेज सेकंड केस में 80%. कितने का चेंज आया? 20%. समझ रहे हो? इसमें कितने का चेंज आया? 100 से 60%, 40%. ठीक है. चलो जी. तो अब आपका जो नेक्स्ट सेट है भाई, एक आपका ये बचेगा बोट एंड स्ट्रीम का, एक केसलेट आपका प्रोबेबिलिटी का. 2 मिनट वेट करो. चलो तो भाई अब आ जाओ आप इस वाले सेट पे. मैं इस वाले सेट की बात कर रहा था जो आपका बोट एंड स्ट्रीम का है ना. मुझे थोड़ा सा इसको ना इसको इंफॉर्मेशन को फ्रेम करने में आई फील लाइक डिफिकल्ट एज कंपेटेबल टू लास्ट 3 सेट्स. ठीक है. बट ये जरूरी नहीं है कि अगर मुझे डिफिकल्टी आई या ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा इस सेट को करने में, हो सकता है आपको ना लगाना पड़े, है ना. हो सकता है आपको मेरे से भी ज्यादा लगाना पड़े, है ना. तो इट डिपेंड्स कि भाई कैसे उस टाइम क्या एफिशिएंसी है और कैसे आप चीजों को फ्रेम. ठीक है. सो अगेन दिस इज अ वेरी परफेक्ट सेट, है ना. ब्यूटीफुल केसलेट. ठीक है.
बहुत सारी चीजें इसमें, कॉन्सेप्ट भी आपका अलजेब्रा भी है ना, सिंपल जैसे भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में आपका रिलेटिव स्पीड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो ये आपका बनता है 3 से 4 का है ना, 2 मार्क्स के है ना। हो सकता है देखो क्वेश्चंस वन लाइनर हो मे बी है ना, बट थोड़ा सा उसकी लेंथ इंक्रीज करने के लिए भाई मल्टीपल आपकी वैल्यू चेक कराना हो गया, या फिर आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट का करेक्ट इनकरेक्ट आपसे पूछना हो गया, वो एक सेकेंडरी चीज है, बट कंसेप्चुअल जो कोर कंसेप्ट है वो आपका यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरी सेट। भाई 4 बोट है, सिंपल सी चीज है, और चारों बोट डिफरेंट रिवर्स में आपका करती है ना। कितना डाउन स्ट्रीम है कितना अप स्ट्रीम है, जेड वाई एम एंड एन है ना, ये सारे वेरिएबल्स है। अब इनको कैसे कनेक्ट आप करोगे, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, सिंपल मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, बोट पी के बारे में कुछ जानकारी मिली तो ठीक है उसे नोट कर लिया, बोट क्यू की जो जानकारी मिल रही है नोट कर ली, बाकी जो कनेक्शंस मैंने किए वो बाद में कनेक्ट किए कि भाई हाँ भाई बोट पी का बोट एस से है, बोट आर से क्या कनेक्शन है, कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, फिर मैंने उसको ऐसे एनालाइज, ठीक है जी। चलो तो वन बाय वन जैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया था मैं इसको वैसे ही करूंगा अभी, ठीक है। बोट P travels y kilometer downstream distance which is z kilometer less than the upstream distance। भाई अगर ये y किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है जो z किलोमीटर कम है किससे, अपस्ट्रीम डिस्टेंस से, तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा इस वाली बोट ने, दिस इज y प्लस z, ठीक है। तो अभी जो डिस्टेंस का कनेक्शन है y एंड z दो वेरिएबल्स है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर m-1, ठीक है जी, m भी मुझे नहीं पता, while स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक मुझे वैल्यू पता है, दिस इज y I mean this is 5 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दी। टोटल ट्रेवलिंग टाइम इसका दे दिया मुझे 10, ठीक है जी। भाई डिस्टेंस ओवर स्पीड भी अगर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ना तो डिस्टेंस पता और ना मेरे को एक स्पीड है ना, अपस्ट्रीम में क्या करें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं पी को कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बोट क्यू ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इन 5, सीधा सीधा लिखे हम लोग भाई 30 ओवर 5 5 30, मैं ये लिख रहा हूँ कि इसकी जो डाउन अपस्ट्रीम स्पीड हो गई वो 6 किलोमीटर पर आवर, क्लियर होती है इतना, ठीक है ना। भाई 30 किलोमीटर का अपस्ट्रीम डिस्टेंस 5 घंटे में इसने ट्रेवल किया तो 5 6 30, ठीक है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत। y प्लस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टी आवर्स, अब नया वेरिएबल आ गया भाई टी, ठीक है जी। बट हाँ चलो y और y तो मुझे यहाँ पर ratio of speed of boat in still water that of speed of stream is 4:1 and speed of boat in still water is n। अब देखो समझ बोट क्यू की अगर यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ भाई, बोट इन स्टिल वाटर 4 दिया हुआ है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी 4 and 1 दी हुई है, बोट की स्पीड है स्ट्रीम की स्पीड, भाई इन दोनों को अगर मैं गैप करूंगा तो 3 यूनिट का गैप आएगा जो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी विच इज इक्वल टू 6, फैंटास्टिक। 1 यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल आ गया 2 के, मुझे पता चल गया इसकी स्टिल वाटर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड है रिवर की वो कितनी आ जाएगी 2। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये जो n मुझे दिया हुआ था तो मैं तो इसको निकाल सकता हूँ ना, मैं निकाल सकता हूँ इसको आराम से, सीधा सीधा ये तो है कि n की जो वैल्यू निकल के आ गई दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर हम लोग देखें इसकी, डाउनस्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी 6, 8 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 10, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है अदरवाइज कोई इशू, ठीक है। अब देखो सारा सिनेरियो बहुत सारी चीजें मुझे बोट क्यू में पता लगी है, बट मैं एक वेरिएबल इसमें फंसा पड़ा हूँ y प्लस 20t। मैंने क्या किया, ठीक है अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी करेंगे, मैंने लिख दिया जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन कि भाई डिस्टेंस y प्लस 20, इसकी स्पीड कितनी है भाई साहब, स्पीड आप देखो स्पीड है डाउनस्ट्रीम जो हम लोग 10 निकाल चुके हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन y एंड t। एक मैं बॉक्स यहाँ पर बना लेता हूँ कि मुझे याद रहे कि y एंड 20 ये आ गया, ठीक है, या आप ध्यान रखें, ठीक। नेक्स्ट आप आओ, बोट आर ट्रेवल 200 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन k आवर्स, अब अगेन देयर इज अनदर वेरिएबल k आवर्स, ठीक है, एंड 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, दोनों ने सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम सेम है तो रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस इज सेम एज रेशियो ऑफ देयर स्पीड, इतना तो मुझे क्लियर होता है। तो इनकी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों का मेरे को रेशियो निकल जाएगा, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर m, अगर m निकला तो यहां से भी m का कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यहां पर भी मेरे पास निकल, speed of stream is twice as that of stream speed of stream for boat, इसकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो दुगनी दी हुई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोट। अब आप समझना
भाई बोट क्यू के लिए तो अभी अभी हमने यहाँ निकाली है ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जैसे 4 और 1 का रेशो था, अपने को इतना तो क्लियर है, 8 स्टिल वाटर थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। इसकी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 2, तो ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोट क्यू। तो यहाँ पर अगर इसकी स्ट्रीम की स्पीड अगर आप देखेंगे तो इसका 2 का डबल आप करोगे, विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी कनेक्शन मुझे मिला, क्या कनेक्शन मुझे मिला, इसने साफ साफ दिया हो ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज ट्वाइस एज स्पीड। एक तो ये दिया हो, इस वाले पॉइंट को आप कनेक्ट करो भाई। अभी मैंने बताया ना दोनों टाइम सेम लिए तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो अब समझना बोट आर के लिए अपस्ट्रीम स्पीड, इसकी अपस्ट्रीम स्पीड और इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो मैं निकाल सकता हूँ। 200 ये है, यही इनकी स्पीड का रेशियो, क्योंकि टाइम सेम है ना, ये 120, तो मुझे ये पता चला अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो, अगर ये 3 यूनिट है, अगर ये 5 यूनिट है, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का भी रेशियो या यूनिट्स में आप निकाल सकते हो। ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2, 8/2 यानी कितना हो गया 4। क्लियर है ना पिक्चर। अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम, ये क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम। तो ये मैं निकाल सकता हूँ इनकी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो। 5 + 3 डिवाइड बाय 2 4, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू, तो ये 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट आनी चाहिए, है ना, ये 4 यूनिट और ये 1 यूनिट, समझ रहे हो। अब इसकी स्ट्रीम की स्पीड तो ये 4 दिया हुआ है, फैंटास्टिक। अगर ये 4 आया तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दिस इज 16 किलोमीटर। नाउ आई गॉट समथिंग कि हाँ मैं अब डाटा निकाल, समझ में आई सिचुएशन क्या है। ठीक है, इसकी स्ट्रीम की स्पीड m की वैल्यू तो यहाँ पर ही लिखो, हाथ क्या 16 किलोमीटर पर आवर आ गई ना इसकी, आ गई ना इसकी 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बात देखो छोटे छोटे वेरिएबल्स तो हम लोग निकाल लेंगे, बट टास्क क्या है वाई जेड, जो मैं बोर्ड पी पे अभी फंसा पड़ा। अगर ये 16 है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 में से एक गया, कितना बचा 5। जैसे ये 15 आया, 15 ए और 5, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड में दोनों निकाल पाऊंगा, और इसका टाइम भी दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन मेरी वाई और जेड में निकल कर आ पाई। ठीक है, एक वाई का कनेक्शन टी में दिया हुआ है मुझे। ठीक है जी, अब आओ आप नेक्स्ट पॉइंट पे। इतनी कहानी क्लियर हुई है ना। तो अब हाथ क्या डाटा निकला, पी से मैं कुछ ना कुछ तो फ्रेम कर ही सकता। नेक्स्ट आओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब देखो 3 दी हुई है, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर 3n/2 किलोमीटर पर। देखो ये भी डायरेक्ट डाटा दे दिया, n से कनेक्टेड है ना, n की वैल्यू 8 है, अगर 8 का 3n/2 टाइम्स करोगे 3 × 8 यानी इसका 150% आप 15 × 120, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आप उसको 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड को कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, मतलब सॉरी आई जाए तो 12 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्ट्रीम की स्पीड आ गई, सॉरी बोट इन स्टिल वाटर स्ट्रीम की स्पीड 3 मुझे दी। ठीक है जी, बोट ने क्या किया, 4.5 जेड किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस करता है t + 14 आवर्स में, और l किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है t। अब समझना बात, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें फ्रेम करूंगा तो वाई जेड का कुछ कनेक्शन मिलेगा, एक इक्वेशन वाई की मैं ये कर पा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरे को कैसे करना है, बट मुझे ये पता चला कि जेड एंड वाई पे अगर मैं टारगेट कर रहा था तो सारी चीजें मेरे पास निकल जाएगी। ये 4.5 जेड किलोमीटर का डिस्टेंस, समझना डिस्टेंस ओवर स्पीड, समझो स्पीड इसकी कितनी है, ये अपस्ट्रीम डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो अपस्ट्रीम स्पीड आप इसकी निकाल दो। देखो 12 ये और 3 ये, 12 - 3 कितना होगा 9, इसको जो समय लग रहा है दिस इज t + 40। ठीक है, व्हाट आई गॉट, z/2 की जो वैल्यू है वो t + 14 आवर्स। ठीक है, ठीक है। अब आप ये समझो एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन ये आया, है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। अब आप ये देखो कि ये y किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, y + z अपस्ट्रीम डिस्टेंस, टोटल टाइम इसका 10 घंटे थी। इसे आप फ्रेम करो, 2-3 इक्वेशन मुझे दी। तो पहले आप यहां पर लिखो कि y + 20 है ना डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू t। ठीक है भी, और z/2 प्लस z/2 इक्वल टू t + 40। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करूंगा, इन दोनों को क्लब, तो t से t कैंसल आउट हो जाएगा ना। आप देखो जो सिंपल है वो सिंपल है भाई, z/2 इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है मेरे भाई, z/2 में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये 14 है ना, z/2 माइनस अगर आप करोगे तो y + 20/10 आप सब्ट्रैक्ट,
तो दिस इज इक्वल टू 40। ठीक है, इतना ही तो है बस ये। तो अब आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, है ना। मेरे को ये नहीं पता अभी क्या करना है भाई, टी से टी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ मैंने प्लान किया, उसके बाद वाई और जेड की इक्वेशन तो मैं बना ही लूंगा क्योंकि इसके अपस्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम दोनों मुझे दिया। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने 20 आया, यानी 5z तो ये आ गया भाई, माइनस का y और माइनस का 20 ये 14 ये आ गया। 5z माइनस y की जो वैल्यू आई बस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 14 दुनी नहीं 10 आएगा ना एलसीएम से। दिस इज 10 140 प्लस 20 कितना हो जाएगा 160। फैंटास्टिक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आप यहां से फ्रेम कर लो, y है डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड सीधा सीधा लिखूं मैं, 15 तो स्टिल वाटर है, 5 स्ट्रीम की है, 15 प्लस 5 कितना हो गया भाई, दिस इज y ओवर 20। y प्लस जेड का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 15 में से 5 चला गया, 15 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 10। ये जो फ्रेमिंग आई है मेरे पास वो किसके इक्वल होगी, टाइम के 10 आवर्स की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी भाई साहब, अब लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम इसका 20 आएगा, यानी 2y प्लस 2z तो ये आ गया, 200 आप इसको इधर, तो दिस इज 3y प्लस 2z इक्वल टू 200। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट आप इधर से ले लो, दिस इज 5z माइनस y इक्वल टू 160, दिस इज क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब आपकी चॉइस से जिस मर्जी एलिमिनेशन आप कर सकते हो, चाहो तो आप इसका 40% निकाल लो, आपकी मर्जी है, या इस वाली इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ भाई 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15 जेड तो ये हो गया, माइनस का 3y ये हो गया, 16 3 48 480, और 3y प्लस 2z किसके बराबर आ रहा है भाई 200 के बराबर। ठीक है, मेरे को करना है क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, यानी 17z बराबर 660, जेड की वैल्यू किसके बराबर आ गई 40 की। ब्यूटी, अगर जेड 40 है 200 में से भाई 160 घटा दो, y की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी 40 की। कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जेड भी आ गया भाई, दोनों बराबर दिए हुए हैं आपको। अब डाटा तो निकालने को टेबल थोड़ी बनाऊंगा यार मैं, एक एक की अपस्ट्रीम स्पीड उसका टाइम कितना है ना, पी की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितने टाइम में ट्रैवल किया है, क्यू की अपस्ट्रीम कितनी है, डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम स्टिल वाटर कितना है, स्ट्रीम की कितनी है, तो वो सब निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे पिक्चर हमारे पास इस सेट में दी हुई है, जो डाटा पूछेगा वो डाटा हम लोग निकाल देंगे हाथ। ठीक है ना, जेड निकल गया, वाई निकल गया, जो निकलना चाह रहा है वो निकल गया। ठीक है, चलिए ये कनेक्शन मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई थी करने में, क्योंकि मैंने यार इतनी जल्दी में एनालाइज नहीं कर पाया था यार। चलो पहले तो देखा पी का ही डाटा नहीं निकल रहा, फिर क्यू का बहुत थोड़ा सा कनेक्ट करके, अच्छा पी एंड क्यू एंड आर का मैं कनेक्ट कर पाया, फिर आर पे आया तो फिर ये फ्रेम किया, अच्छा ये टी है, टी प्लस 14 है, फिर जाके इन दोनों को क्लब करके एक इक्वेशन, फिर इन दोनों को क्लब करके मानी इसकी एक इक्वेशन, फिर दोनों को क्लब करके फाइनल जेड वाई बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम लोग देखें, अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट क्यू इन टी प्लस 2। ठीक है, क्यू का सारा सिनेरियो पता है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस यानी अपस्ट्रीम स्पीड आप यूज करोगे टी प्लस 2, तो टी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो टी एंड वाई प्लस 10 का रिलेशन है, वाई की वैल्यू 40 है ना, समझना 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10, टी की वैल्यू 60 बाय 6, टी आ जाएगा यहाँ पर 6, इसे भी बॉक्स में करो ताकि दिक्कत ना। ठीक है, अब क्यू की अपस्ट्रीम स्पीड चाहिए आपको, क्यू की अपस्ट्रीम तो आपको 6 पता है ना भाई, ये अपस्ट्रीम स्पीड तो इसकी 6 है, 30 किलोमीटर 5 घंटे में अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल, यानी 6 घंटे का इसका डिस्टेंस निकालना। ठीक है, स्पीड नहीं 6 घंटे नहीं, स्पीड इसकी 6 है, टी की वैल्यू कितनी मुझे दी हुई है, टी की वैल्यू 6 है, 8 घंटे, 6 प्लस 2 8 सिंह 48, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। फंटास्टिक, ठीक है, करेक्ट रिलेशन देखो, z इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 आया मेरे पास, दोनों ही बराबर। ठीक है, find the difference between time taken by both p and q to travel their respective downstream distances। पहले p का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस का टाइम निकालोगे, फिर q का डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। ठीक है, तो p एंड q दोनों के डाउनस्ट्रीम चाहिए। देखिए इसने तो भाई y किलोमीटर किया है, मैंने 40 डाउनस्ट्रीम किया है, 15 प्लस 5, समझ रहे हो, 15 और 5 इसकी स्पीड है। ठीक, तो 20, Q का आप देखो y प्लस 20, डाउनस्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी थी, नहीं डाउनस्ट्रीम स्पीड 10 पहुंच गए थे हम, ठीक 10 की स्पीड से y प्लस 20, समझ रहे हो, तो यहां पर लिखो समझने के लिए, है ना, P का तो भैया 40 है, y का किलोमीटर का डिस्टेंस 15 प्लस 5 ही स्पीड थी,
2 घंटे स्कूल। क्यू का आपने देखा y प्लस 20 का डिस्टेंस है, 10 की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, y की वैल्यू 40 है, 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 6 आवर्स। 2 आवर्स ये 6 आवर्स ये, इन दोनों का गैप आपसे मांग रहा है, 2 और 6 का जो गैप है वो 4 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू। L, अब L पर आओ, अब L क्या दिया हुआ था अपने को, L is a downstream distance traveled in T hours। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है जो T आवर्स में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, बोट S का, अब बोट S पे आना जरा एक बार, बोट S का डाउनस्ट्रीम से आप डील करो, समझ रहे हैं, इसकी स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर 12 है, स्ट्रीम की स्पीड 3 है, तो इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड तो भाई 15 होगी ना, 12 प्लस 3 15 है ना, यहीं पे आप देख लो। ठीक है ना, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डाउनस्ट्रीम, T आवर्स में ट्रैवल करता है, T की वैल्यू तो यहाँ पर निकाली है मैंने, 12 3 15, 15 6 90, यानी 90 किलोमीटर का डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम किया होगा, एल की वैल्यू 90 हो जाएगी। क्लियर, तो ये तो हमारे पास करेक्ट थी। एम, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम माइनस 1 15 था तो एम तो 16 आएगा ना भाई, एम 15 तो नहीं, दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। एन की वैल्यू 8, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, एन दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आर, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो क्लियर हुआ है ना, तो मुझे ये पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट वाला सेट लगा। ठीक है ना भाई, चलिए नेक्स्ट आप, ये मुझे आसान लगा, आसान तो मैं नहीं कह सकता, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे लगा, है ना। आप पहले इसको देखो, है ना, क्योंकि जब मैं इसको फ्रेम किया तो मुझे स्टार्टिंग में ये डाटा नहीं मिल रहा, आदत होती है ना, देख हम जस्ट, मैं वो चीजें बता रहा हूँ नॉर्मली जैसे हर कोई करता है ना, नॉर्मली जो प्रॉब्लम फेस करता है एक स्टूडेंट, उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले, है ना, तो सबको प्रॉब्लम आती है, ऐसा मत सोचना कि आपने कोई चीज फ्रेम की एकदम से हो जाएगा, अरे यार आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है कर दिया, नहीं, प्रैक्टिकल चीजें होती है, डेली प्रैक्टिस चाहिए, कई बार हम भी फंस जाते हैं, लेकिन उस फाइट करते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलो, there are 4 bags PQR and each bag contains 2 type of color, कितना थोड़ा रिलैक्सेशन है ना, हालांकि पीओएमएस में ये 4, अगर ये भाई ये 3 का ही सेट है, अगर 5 वाला हुआ तो 3 या 4 कलर की बॉल होती है ना, तो बट ठीक है, उसकी लेंथ के हिसाब से रेड बॉल्स ये हैं, ब्लैक बॉल्स ये, इस पे मुझे काम करना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 4/9 and the number of black balls in the bag is jet. If m more black balls were added to the bag, the probability of selecting a black ball become 2/3. ठीक है, अब देखो, मुझे इस m का कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे पास अगर इसमें एग्जैक्ट कोई नंबर दिया हो तो मैं बॉल्स पे काम कर पाता, मैं बॉल्स पे काम ही नहीं करता हूँ, समझ लो, अगर मैं 3 बॉल 5 बॉल 7 बॉल अगर एक्स्ट्रा होती तो प्रोबेबिलिटी इतनी आती, तो मैंने इस पॉइंट को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, मैं करूंगा ही नहीं कुछ, मुझे सिर्फ ये पता चला कि अगर एक रेड बॉल निकाल रहा हूं तो 4/9 की प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपल, टोटल बॉल इस बैग में 9x होगी, रेड आएगी 4x, बाकी बची हुई कितनी आएगी 5x। एक्चुअली आई डोंट नो द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 4 का कौन सा मल्टीपल है, 5 का कौन सा, क्लियर है इस वाले पॉइंट की सिचुएशन बैग की। The total number of balls in the bag is a prime number between 13 and 20 and the number of red balls is 10. रेड बॉल तो 10 आ गई, टोटल बॉल 13 और 20 के बीच का प्राइम नंबर है, 13 20 के बीच का प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, 17 होगा या 19 होगा, अगर टोटल बॉल इसकी 17 या 19 है, 10 रेड है, तो ब्लैक बॉल या तो 7 होगी या 9 होगी, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आओ, the probability of selecting 2 black balls at random from the bag is 1:7 and the number of black balls in the bag are is more than that of bag. कोई जानकारी नहीं है, 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/7 मैं कैसे निकाल पाऊंगा, हाँ बट इतना है कि ये वाले इंफॉर्मेशन पे टारगेट कर सकते हैं, black balls in bag are is more than that of, ज्यादा होनी चाहिए ब्लैक बॉल्स इन बैग, ठीक है ना, ये ब्लैक बॉल से इसे ऐसे लिखो है ना, ताकि रेड और ब्लैक बैग आर में कंफ्यूजन, इतना मुझे पता है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ द ब्लैक बॉल्स, भाई 37.5% कितना होता है 3,
रेड बॉल इतनी ज्यादा होंगी ब्लैक से, इसका जो मल्टीपल होगा, अगर 8y ये होता है, ये कितना होगा 11y होगा। सबसे क्रैकिंग स्टेटमेंट लास्ट में दी थी, अगर मैं इस पे ध्यान दे देता ना थोड़ा सा, अगर मैं स्ट्रक्चरली इसको करता तो शायद मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, फोर बैग्स टुगेदर इज 26। चारों बैग में मिला के ब्लैक बॉल आपके पास 26 थी। अब समझना जरा, 5x तो बॉल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल ही तो होगी। मिनिमम से मिनिमम बॉल यहाँ पर 7 होगी या 9। इस बैग में मुझे बॉल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ब्लैक वाली बॉल आर में जो ज्यादा होगी पी इससे तो ज्यादा ही। और ये आपका ये 5x है। अगर मिनिमम से मिनिमम 5 बॉल भी लेते हो, 5 तो होंगी, 5 के मल्टीपल ही तो होगा, 5 10 15 20। इसकी मिनिमम से मिनिमम 7 भी लेते हैं तो 7 हो गया, मिनिमम से मिनिमम 7। इसकी मिनिमम से मिनिमम भाई 8 भी अगर लोगे, ये मिनिमम से मिनिमम ले रहा हूं कि इतनी तो पॉसिबल होगी होगी, है ना। और आप ये देखो कि 5 से ज्यादा दी हुई है इसके अंदर बॉल, 5 से तो ज्यादा, मिनिमम से मिनिमम उसकी बॉल आप 6 तो लोगे। अरे इन मिनिमम से मिनिमम लेने पर भी जो सम आना चाहिए, मतलब ये कह रहा है टोटल 26 से तो ज्यादा नहीं होगा ना, ये एक्चुअली 26 ही आएगा। 7 5 12 से 18, 18 और 8 कितना होता है भाई 26। फंटास्टिक, कुछ कार्य करने की जरूरत है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम का मतलब इसने एक्चुअली में बॉल्स आपको दे ही दी, ये रेशियोज जो दिया था ना इसने, यही आपके पास बॉल्स थे, समझ रहे हो। मैंने मिनिमम से मिनिमम उठाया, अरे एक भी नंबर 5 की जगह 10 का मल्टीपल करूंगा तो 26 से क्रॉस चली जाएगी ना। तो 4 बॉल ये 5 हुई, मिनिमम से मिनिमम मैंने यहाँ पर 6 ले ली। ठीक है, और ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का या रेशियोज का ब्यूटीफुल पार्ट था। 7 मेरे को लेना नहीं है, 9 मेरे को लेना नहीं, 7 आ जाएगा। इस बॉल के भी बैग में भी टोटल बॉल आ जाएगी 17, इसमें 9 बॉल्स आ गए, इसमें 11 और 8 कितना हो गया भैया, भाई 11 8 कितना होता है, 11 8 19, ऐसे दिमाग ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए। बस एक इन्फॉर्मेशन थी, 2 ब्लैक बॉल अगर आप निकालते, ब्लैक बॉल है ना, लिख रहा हूँ समझाने के लिए, TC2 टोटल आपने को नहीं पता, टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मुझे नहीं पता ना। अरे यार मैंने किया क्या है, टोटल सी, हाँ, ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज 1/7, सिंपल था, दिस इज 6 into 5 ओवर टोटल इंटू टोटल माइनस। भाई क्वाड्रेटिक बनानी है आपको, क्वाड्रेटिक बनाओ, बात तो वही है ना। ठीक है, तो इसे यहीं पे लिख लो, तो बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं है नहीं है। तो यहाँ पर आप यहीं पे बना लो इक्वेशन, है ना। इस 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 210, तो भाई ये हो गया। अब t इंटू टी माइनस 1, ये तो बचा। अब भाई क्वाड्रेटिक बनाओगे बात तो ये होगा ना, कोई दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको देखने हैं ना भाई, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 210। अब आप देखो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आप देखो ना 210 के आसपास, परफेक्ट स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 15 इंटू 15 तो होगा नहीं, 15 इंटू 14 ही होगा, करके देख लो, खत्म कहानी। 15 इंटू भाई 15 150, 15 चौक 60, 150 प्लस 60 कितना हो गया भाई 200। फैंटास्टिक, इसका मतलब टोटल बॉल यहाँ पर कितनी आ जाएगी 15। ठीक है ना मेरे भाई, अगर टोटल बॉल मेरे पास यहाँ पर 15 आ गई, टोटल, हाँ टोटल 15 है इधर, तो इसकी रेड बॉल कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, दिक्कत ये थोड़ा सा मुझे सबसे कम एफर्ट वाला लगा, बट इतना भी कम एफर्ट नहीं है। अगर प्रेशर भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये थोड़ी सी लाइन पे आपको ध्यान दें, मिनिमम से मिनिमम वैल्यूज आपको सबकी लेनी। ठीक है, इधर ही हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर है, सारे बाकी बॉल्स निकल गई हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करना है, एक सेकंड रुकना, वॉइस का ओके ना। When all the balls from bag P are transferred to bag R, bag P की सारी बॉल बैग R में कर दो, what is the probability selecting 2 red balls from the रेड और ब्लैक, बैग P और बैग R। बैग P में 9 बॉल्स है, बैग R में 15 प्लस 9 कितना हो गया भाई 24, तो 13 ये बॉल होगी, 11 ये। ठीक है ना, 13 रेड 11 ये नंबर्स आपके पास है, टोटल 24। 2 रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, सीधा लिख रहा हूं मैं, दिस इज 13 इंटू 12 ओवर 24 इंटू 23, तो ये 12 दूनी 24, 13 ओवर 46। ठीक है, what is the probability of selecting 2 balls of different color from bag, तो बैग क्यू में दोनों बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, 2 बॉल आप
10 और 7 है ना, ठीक है ना, 17 बॉल है, 10 रेड होगी है ना, और ब्लैक कितनी है 7, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। 10C1 और दिस इज व्हाट 7C1 ओवर 17C, दिस इज 10 into 7। नीचे नीचे का जो 2 फैक्टोरियल आएगा है ना, उसके आप इधर लिखोगे 17 into 16, ठीक है। 20 का मतलब कितना हो गया भैया 5 और 16 5 चौक 20 है ना, तो 35 तो ये हुआ, 2 को ले लिया मैंने है ना, 20 और 16 5 ओवर 4 होता है ना, 4 5 20 4 चौक, ठीक है जी। 5 से 35 और 68 ही कंफ्यूजन होती है कैलकुलेशन करने के बाद, सेट सॉल्व करने के बाद मेरा भी दिमाग यार ऐसा हो जाता है एकदम खाली, ठीक है। नेक्स्ट अगेन दिस इज द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन पी आर एंड क्यू एस। पी आर क्यू एस का ऑर्डर देखो एपी में है क्या, पी आर क्यू एस, पी फिर आर फिर क्यू फिर, ठीक है जी। 5 6 7 पी आर क्यू, 5 6 7 8 एपी में है भाई साहब, बिल्कुल एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीजिंग, 5 6 7 8 5 6 7, करेक्ट पहली स्टेटमेंट। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ऑल 4 बैग्स इज 34, कैलकुलेट कर लो भैया, ये कितना आ जाएगा, 20 तो ये आया, 10 30 और 4 34, अगेन दिस इज करेक्ट। The difference between probability of selecting a black ball from bag P and probability of selecting a red ball from bag R. Black तो P से चाहिए, red किससे चाहिए R से। Black तो P से लो है ना 5/9, red R से लो 9/15, ठीक है, इन दोनों का गैप चाहिए 5/9 और 9/15, ठीक है ना। भाई डबल होती तो थोड़ा सा पंगा आता 9/15, ये कितना आ जाएगा 3/, 15 और 27 नीचे 45, 25 और 27, 25 और 27 गड़बड़ तो नहीं की ना, ठीक तो 12/45 आएगा ना, दिस इज इनकरेक्ट ना, ये कितना आ जाएगा 4/15 आना चाहिए, दिस इज 4/45 मुझे, दिस इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो ये पांचों के पांचों सेट आज इतने ही रखते हैं ना, एक्सप्लेन ना फिर क्या है, माइंड एफिशिएंसी भाई बिल्कुल खाली हो जाती है, तो और सेट्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग जो भी हमारा सेशन होगा टॉप 500 का, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा बाकी के सेट्स, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज भाई अब आप इसको ना अच्छे से करो है ना, शेयर भी अगर आप करना, देखो शेयर भी सेकेंडरी चीज है, बट ये जो आप ये जो सारा सिनेरियो है इसका, जितने भी सेट आज हम लोगों ने किए हैं, इसको सारे के सारे को भाई एक बार अपने हाथ से सॉल्व करो, और जो गैप्स है उनको थ्रू क्वेश्चंस थ्रू एक्सप्लेनेशन आप उनको लर्न करो, उनको सीखो, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी है ना, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है सेट को कनेक्ट करने में, है ना, समझ नहीं आ रहा है, फिर जाके आप एक बार कमेंट करिएगा यूट्यूब पर, है ना, कमेंट करना वीडियो के नीचे, तो मैं उसको एक्सप्लेन, अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर रहे हो तो भैया टेलीग्राम पे ग्रुप पे कर सकते हो, है ना, ग्रुप पे नहीं करना चाह रहे टेलीग्राम पे जाओ 1-to-1 आप कर सकते हो, वो भी नहीं करना चाह रहे तो मेरे भाई आप मेल कर सकते हो मुझे, है? तो चॉइस आपकी पास है, बट आपकी जो समस्या है उसका आपका समाधान होना चाहिए मेरे भाई। और सेशन अगर आपको फ्रूटफुल लगे तो प्लीज है ना अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को यारों को जो भी है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस की, प्लीज आप उनको बताइए। और 27 को ऑफ जून हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल आपका पेड बैच है पीओ क्लर्क के लिए, तो जो भी जानकारी है कल मैं आपको दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो अब आपकी जानकारी की आएगी, क्लासेस क्या है, कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग्स होगी, टाइमिंग्स होगी, वैसे तो ग्रुप में मैंने बता दिया, एक बार वो मैं एक्सप्लेन आपको कर, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स।